चलिए बाबू, हो गया जी। अब हमको मौका दीजिए, हो गया तब। सही में लगता है कि आप लोग दरोगा के लेकिन है। नहीं, इतना हल्ला करते हैं ना कि लगता है। गजब हाल है। तो हमको देखना था बाबू टेस्ट नंबर 3। होमवर्क पूरा कंप्लीट करके आए थे ना? तब तो बनना चाहिए। बना होगा। देखिए, अब क्या है कि कल का होमवर्क आपको बता देते हैं, तब क्या करेंगे, स्टडी सेशन शुरू करेंगे। मतलब कल नहीं बोले, परसों जो टेस्ट होगा उसकी बात करते हैं। आपका टेस्ट समझ में आ रहा है कब कब होगा ना? 3 दिन टेस्ट आपका होगा। मंडे, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। मंडे वेडनेसडे और क्या फ्राइडे, आपका 3 दिन टेस्ट होगा। अब बाकी 3 दिन क्या रहेगा, आपको घरे पढ़ना है, बढ़िया से रिवीजन करना है। ठीक है। चलिए, इसके अलावा क्या है, कुछ बच्चा का और प्रस्ताव है कि जो बच्चा सीनियर है, माने बहुत एग्जाम एग्जाम दे चुका है, थोड़ा बहुत चलते गड़वा रहा है, उसके लिए कुछ बैच शुरू वगैरह किया जाए। तो उसके लिए हम विचार करें, एक दिन हमको सैटरडे के समय मिल रहा है, ठीक ना? तो सैटरडे इनके लिए कुछ सोचा जा सकता है। और इनके लिए बेसिकली का जो बैच रहेगा, तो आपको होमवर्क दे दिया जाएगा कि 1 सप्ताह के अंदर आपको इतना करके आना है। और इसमें नया बच्चा का एंट्री नहीं रहेगा, क्योंकि नया बच्चा रहेगा तो तनी मनी ज्यादा होगा, तो है ना। और ये उस उन उ भाई बहन के लिए रहेगा जो पहले से क्या है कि तैयारी वारी अपना कर चुके हैं, उनको बस क्या करना है, टारगेट देकर रिवीजन खाली करवाना है। तो इसके बारे में जल्दी आपको बताया जाएगा ना। फिलहाल क्या आते हैं, आपको आते हैं यहाँ पर। देखिए, हमारा होमवर्क क्या है बाबू, नेक्स्ट क्लास के लिए। ये जो पर्यावरण क्लास चल रहा है तो चलते रहेगा जब तक खत्म नहीं होगा। तो यहाँ फायदा हो रहा है देखने से ना। हाँ। तो यहाँ पर क्या, क्लास नंबर 4 देख करके आपको आना है। कितना? क्लास नंबर 4। अब आगे चलिएगा। इसके अलावा क्या है कि अब इकोनॉमिक्स अभी तक नहीं हुआ है। अब क्या है, इकोनॉमिक्स का क्लास 3, मतलब 3 क्लास देख करके आना है। एक एक घंटा का भी वीडियो नहीं है, क्या है, कम कम का है, तो 3 क्लास देख करके आना। हालांकि देखिए, टोटल क्या है कि इकोनॉमिकल जो वो टर्म होता है 5 क्लास में बताया गया है। वो मैक्सिमम होगा 4 घंटा के आसपास होगा, ठीक ना। लेकिन कुछ बच्चा बोलता है कि ज्यादा हो जाता है, इसलिए क्या है कि 3 ही लेसन लिए हैं। 3 लेसन ही देख करके आपको आना है। फिर बात करते हैं, इल्यूशन में क्या है कि जून तक आपका दिवस हो गया था। अब क्या करना है कि जुलाई और अगस्त का पूरा दिवस बढ़िया से पढ़ करके आना है। जुलाई और अगस्त। और इसके अलावा क्या है कि पिछले लेसन में था महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उपनाम। तो उपनाम बहुत सारा व्यक्ति का हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या करना है, रटने का प्रयास आपको करना था। बहुत चीज आप जानते भी होंगे और कुछ आप नहीं जानते होंगे। यहाँ पर क्या है कि प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान, जैसे हिटलर का संबंध, हिटलर का संबंध कहाँ से है, होता है नेपोलियन का संबंध कहाँ से है, ऐसा रहता है ना। तो आपका लूसेंट या क्राउन कोई भी बुक होगा, तो एक तरफ क्या होगा, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित स्थान, तो उसमें से क्या करना है, पढ़ कर करना है। ये मिल जाता है ना। सुनिएगा, लूसेंट या क्राउन का जो पीछे वाला जो चैप्टर होता है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि उसमें बोल सकते हैं कि भले 15-20 पेज रहता है, लेकिन बहुत क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए उधर से करवाना शुरू किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आते हैं बाबू, यहाँ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए बाबू। अच्छा, वीडियो आप लोग पूरा देख लिए होंगे, तो यहाँ खाली हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, है ना, ताकि 1.5 घंटा के अंदर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। नहीं तो बाबू डील करने लगे तो सब मतलब फालतू को दोबारा क्या होगा, टाइम लगेगा। आइए, कैबिनेट मिशन के बारे में क्या सही नहीं है। जैसा कि पता है कि कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। अब ध्यान रखिए, एक होता है क्रिप्स मिशन, एक होता है कैबिनेट मिशन। अब क्रिप्स मिशन की बात करते हैं तो यह 1942 में आया था, और कैबिनेट मिशन की बात करते हैं 1946 में। कैबिनेट मिशन में क्या था कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल या ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसका नाम रखा गया ब्रिटिश कैबिनेट। इसको रखा गया कैबिनेट मिशन रखा गया। इसमें 3 वो क्या थे, सदस्य थे, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के क्या थे, सदस्य थे, यहाँ पर आए हैं भारत में। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ कब, मार्च महीना में। जुलाई महीना में क्या हुआ, आपको चुनाव करवाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि अंतरिम सरकार के गठन कर दिया गया सितंबर में।
ठीक ना। और नवंबर में क्या है कि आपको संविधान सभा का गठन किया गया और दिसंबर में किया गया आपको बैठक किया गया। कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें कुल 3 सदस्य थे जो कि ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे। बिल्कुल सही बात है, 3 सदस्य थे और तीनों थे ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य। एक थे पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे और वही इसका क्या थे, अध्यक्ष थे। एक थे एबी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे, है। और एक थे बाबू आपका सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, ठीक ना। और ध्यान रखिएगा ये जो बाबू स्टेफोर्ड क्रिप्स है, ये क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे और कैबिनेट मिशन में भी है। मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जो क्रिप्स मिशन में भी है और प्लस क्या, कैबिनेट मिशन में भी थे। कोई दिक्कत नहीं। आइए, यही वाला क्या आपको बाबू सही है। इसके एक सदस्य पैथिक लॉरेंस भारत सचिव के पद पर थे। बिल्कुल सही बात है। इस मिशन के अध्यक्ष भी थे। सही है। आगे आइएगा। मिशन ने मुस्लिम लीग के अलग संविधान के मांग को स्वीकार कर लिया था नहीं। देखिए क्या हुआ कि जब भारत में क्या हुआ कि संविधान बनने की बात आया तो मुस्लिम लीग भी डिमांड करने लगा कि पाकिस्तान देश बनेगा। क्यों, देखिए 1940 के लाहौर अधिवेशन में ऑफिशियल तौर से मुस्लिम लीग ने आपको मांग किया पाकिस्तान का, ठीक ना, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। लेकिन जब यहाँ कैबिनेट मिशन द्वारा मांग किया गया तो कैबिनेट मिशन उसके मांग को स्वीकार नहीं किया। बाद के समय में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। जून महीना में क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। और वही महीना में क्या होता है कि आपको कांग्रेस भी कैबिनेट मिशन को क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, मिशन ने मुस्लिम लीग के अलग संविधान सभा के मांग को स्वीकार कर लिया था कि आपको गलत है, स्वीकार नहीं किया था। तो आपको सही नहीं है छांटना है, तो यही क्या हो जाएगा, आपको सही नहीं है, यही हो जाएगा आंसर। बाकी बोलता है भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन मार्च 1946 में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। और पूरा पूरा डेट भी पता होना चाहिए, 24 मार्च को। आगे बढ़िए। संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य कहां से चुने गए थे। देखिए संविधान सभा में अलग अलग एरिया सदस्य चुने गए थे। जब हमारा भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश सब क्या था, साथी था, उस समय क्या है 389 गो सदस्य संख्या निर्धारित किया गया था संविधान सभा के लिए। बाद में पाकिस्तान का निर्माण हो गया, पश्चिम में पश्चिम पाकिस्तान और पूरा में पूर्वी पाकिस्तान जो आज समय क्या बांग्लादेश है। अब इसमें क्या हुआ कि 90 गो सदस्य क्या हो गया, घट गया। तब कितना हो गया आपको, 299 हो गया, ठीक ना। तो हम ओवरऑल बात करते हैं, जब 389 था उस समय की बात करते हैं। सबसे ज्यादा सदस्य जो चुना गया था, ये चुना गया था आपको संयुक्त प्रांत, वर्तमान में जो यूपी बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं, है ना। तो संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक सदस्य चुना गया था और यहाँ पर क्या था, 55 सदस्य चुना गया था। जबकि मद्रास से 49 और बिहार से कितना, 36 के आसपास चुना गया, 36 आसपास। तो सुनिए सारा जगह को याद नहीं करना है, लेकिन ये तीनों क्या करना है, याद करना है कि सबसे अधिक कहां से, संयुक्त प्रांत से, मद्रास से और फिर कहां, बिहार से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, संयुक्त प्रांत से चुना गया था। वर्तमान में संयुक्त प्रांत के अधिकतर एरिया में क्या है, यूपी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिएगा आजकल जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो यही लेकिन गड़बड़ कर देता है, सही है कि सही नहीं है। आइए, जगत नारायण ने बिहार को बंगाल से पृथक करने के लिए आंदोलन चलाया था नहीं बाबू। यहां पर सच्चिदानंद सिन्हा ने 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा, तो वहां पर बोले है बंगाल बाबू, बंगाल के विभाजन के ऐसे किया गया विभाजन, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में ज्यादा मुस्लिम हो गए हैं, अब पश्चिम में ज्यादा हिंदू। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करना मेन क्या था, उद्देश्य था लॉर्ड कर्जन का। लेकिन यहाँ बताया क्या कि चूंकि बंगाल बहुत बड़ा है, प्रशासन करने में समस्या रहा, इस कारण से हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, ठीक ना। बंगाल का जो बंटवारा है इसके लिए है, जुलाई में क्या है आपको घोषणा किया गया था और वो अक्टूबर से क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था 1905 से। अब सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में बिहार को अलग करने के लिए आंदोलन चला गया कि जब बंगाल अलग है तो परेशानी हो रहा है, तो ऐसा कीजिए कि आप यहां से क्या कीजिए, बिहार को क्या कीजिए, अलग कर दीजिए। इसको ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। तो सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया और उनके प्रयास से ही क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को बाद में जब रद्द किया गया तो साथ ही साथ क्या हुआ कि 1911 में जब दिल्ली में क्या हुआ, दरबार का आयोजन किया गया था, तो वहां पर क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द करने के साथ साथ बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। और जब बिहार को बंगाल से अलग किया गया, बिहार के साथ उड़ीसा को भी रखा गया और झारखंड का एरिया भी था।
ना। बाद में क्या हुआ कि 1935 के अधिनियम के तहत क्या हुआ कि उसको अलग किया गया उड़ीसा को बिहार से। हालांकि बाबू 1 अप्रैल 1936 को अलग होता है, लेकिन अधिनियम 1935 को। अब फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से आपको किसको अलग कर दिया गया? झारखंड भी अलग कर दिया गया। तो मतलब यहां हो गया कि जगत नारायण ने पहल नहीं किया था, बल्कि सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार एवं असंप्रभुता किसी राज्य के लिए अनिवार्य शर्त है। देखिए, राज्य के लिए क्या होता है, सबसे मेन चीज होता है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब है कि इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं होना चाहिए। कि बिहार के पास भी जनसंख्या है, बिहार के पास क्षेत्रफल है, बिहार के पास भी एक सरकार है, नीतीश सरकार है ना जी। देख रहे हैं कि सरकार लगातार चलिए रहे हैं, आइए थे। लेकिन बिहार के पास संप्रभुता नहीं है। अगर ये चाहे बिहार के हम पाकिस्तान के साथ कोई समझौता कर ले तो नहीं कर सकता है, लेकिन भारत कर सकता है। पॉलिटी की भाषा में बिहार राज्य नहीं है, जबकि भारत के आपको राज्य है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में भारत को देश बोलते हैं, आप बिहार को क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। लेकिन पॉलिटी की भाषा में बिहार राज्य नहीं है। राज्य के लिए सबसे मेन चीज क्या है? संप्रभुता, जो कि बिहार के पास नहीं है। मतलब कि ई वाला क्या है, किसी राज्य का अनिवार्य शर्त है, ई वाला की जगह और नहीं रहता तो आंसर आपका हो जाता। मतलब ये भी क्या आपको गलती, ये भी गलती, तो आंसर नहीं होगा। आगे चलिएगा। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का चुनाव शुरू में मुंबई से हुआ था? नहीं। देखिए, ये जो बंगाल है ना, बंगाल, पूर्वी बंगाल से उनका चुनाव हुआ था अंबेडकर जी का। लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान हो गया। तब क्या है कि इनको दोबारा से क्या हुआ कि मुंबई में पुनः संसदीय क्षेत्र से इनका दोबारा क्या हुआ, चुनाव किया गया था। तो मतलब ये हो गया कि संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का चुनाव शुरू में मुंबई से नहीं हुआ था, शुरू में कहां से हुआ था? पूर्वी बंगाल से हुआ था। ठीक, क्या हो गया? आपको गलती हो गया। आइए, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये क्या आपको सही है? अब सुनिएगा, हम आपको जानते हैं, ये सब आप जानते थे कि नहीं जानते थे, हम चक्कर में भी नहीं थे। इसको हम ही जानने के चक्कर में आप जान रहे कि नहीं, चूंकि आप जान रहे होंगे। लेकिन इसको सबसे पीछे इसलिए दिया गया है कि शुरू में मिल जाता ना तो तुरंत आप बना लेते, लेकिन यहां से यहां तक पढ़े आने में कुछ समय आपको लगता है, इसलिए क्या है, इसको पीछे में ऑप्शन में डाला गया है। ठीक है, चलिए अब आइए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्य नहीं थे? देखिए, जब हमारा भारत का संविधान बन रहा था तो कई सारा देश के संविधान का स्टडी किया गया था, है ना। और उस दौरान कई सारा समिति का निर्माण किया गया, क्योंकि अलग अलग समिति का अलग अलग काम था। जैसे हमारे घर में शादी ब्याह होता है, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जिम्मेदारी दिया जाता है, और एक व्यक्ति हेड होते हैं, सब जाकर उन्हीं को रिपोर्ट करेगा। तो इसी क्या था कि अलग अलग समिति बनाया गया, और उसमें जो सबसे मेन समिति था, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, इसी को बोलते हैं पांडुलेखन समिति बोलते हैं, इसी को प्रारूप समिति बोलते हैं। इसका क्या काम क्या था कि संविधान संविधान का ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। कौन चीज कहाँ रहेगा, मौलिक अधिकार कहाँ रहेगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ रहेगा, है ना, कौन चीज रहेगा, कौन चीज नहीं रहेगा। तो इस समिति का मेन काम है। तो इसमें क्या है, कई सारा सदस्य का रखा गया। तो इसमें टोटल क्या है, 7 गो सदस्य बाबू रखा गया। एक वो मर गए तो उनके जगह पे एक और लाया गया। डीपी खेतान मर गए तो उनके जगह वो क्या है, टीटी कृष्णमाचारी को लाया गया। माधव एक बीएल एक क्या थे, एन माधव राव थे, एन माधव राव, तो बीएल मित्र के जगह पर आए। तुम बोले कि तबीयत खराब है। सुनिएगा, भले इसमें 7 दो को 9 को दिखाई दे रहा है, ऐसे पूछे कितना सदस्य थे तो 7 को, कितना 7 को, लेकिन देखा जाए तो 9 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन है कितना सदस्य है तो 7 बनाना है। अब सुनिएगा, भले इसमें 7 को थे, लेकिन सब है इन्होंने गेल रहते थे। चुको भैंस भैंस चरावे गेल है तो कोई कहीं गेले तो कोई कहीं गेले। हालांकि सब आदमी भैंस चरावे वाला नहीं थे, ये विदेश घूमे वाला सब आदमी थे, ठीक ना। तब यहाँ पर क्या असली काम तो उनके भीमराव अंबेडकर। तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का वास्तुकार, भारतीय संविधान का शिल्पकार, आधुनिक युग का मनु। सारा चीज इन्हीं को कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो समिति कई सारा बना, उसका अध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए, जो बताया गया था। अब सुनिएगा, सारा समिति कब स्थापित हुआ ये पता नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समिति है तो ये पता होना चाहिए के तारीख को स्थापना हुआ था। तो 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। आज 14 दिन बाद, 15, 14, 29 अगस्त को ये क्या किया गया था, बनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। तो बोलिए,
निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी सदस्य नहीं थे? तो सुनिए, डॉक्टर के मुंशी थे बाबू, मोहम्मद सदुल्ला थे, अलादी कृष्णा स्वामी अयंगर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ये इसका सदस्य नहीं थे। बाकी सातों के साथ तो क्या करना, आपको याद करना है ना, ये बताना पड़ेगा कि याद कर लीजिएगा। चलिए, सारा का सारा बतावल है, एफर्ट नहीं कीजिएगा तो दोबारा जब हम बताबे करेंगे तो यहाँ ऐसा होमवर्क दे रहे हैं कहले बाबू, है ना। आइए, संविधान सभा, देखिए बता रहे हैं, एक चीज सुन लीजिए, जब तक खुद से प्रयास नहीं कीजिएगा कोई सफलता देने वाले वाला नहीं है। हम जो बता रहे हैं उस रास्ता पर चलिए, चाहे कोई भी बताता है जिसके ऊपर ट्रस्ट, उस रास्ता पर चलिए तभी सफलता मिलेगा। आपको लगता है कि हम जो बताएंगे हूबहू वही आ जाएगा, तो नहीं आएगा बाबू। हाँ, वीडियो में जब बता लो हूबहू वही वो आ जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ कितना बता देंगे वो 1 घंटा में हम। संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव के लिए किसको आधार बनाया गया? जैसे 389 को सदस्य बोला गया बाबू ना, तो यहाँ पर किसको आधार बनाया? क्या इसके लिए प्रत्यक्ष चुनाव किया गया जैसे हमारे यहाँ लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता, क्या वैसे चुनाव करवाया गया? नहीं। यहाँ पर क्या है, जनसंख्या को आधार बनाया गया। अब बोला कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट। इसके लिए क्या है कि दो दो तरीके से चुनाव किया गया। एक क्या बोला गया कि जो प्रांत का जो विधानसभा है, प्रांत का विधानसभा, वहां से क्या होगा, चुनाव करके लाया जाएगा, ठीक ना। और जो देसी रियासत होगा, देसी रियासत मतलब क्या है, देखिए भारत में क्या था कि 2 तरह के एरिया था। एक क्या था कि जहाँ के राजा महाराजा शासन कर रहे थे उसको देसी रियासत कहा गया। एक एरिया क्या था जहाँ ब्रिटिश सरकार शासन कर रहा था, उसको ब्रिटिश प्रांत बोला गया। प्रांत से क्या होगा, चुनाव होके आएगा। कैसा चुनाव? हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, मतलब वही बोल सकते हैं कि जो सदस्य रहेगा ना उसी में से को चुन लिया जाएगा, तो वो हो गया। और देसी रियासत से बोला गया कि मनोनीत किया जाएगा। मनोनीत मतलब क्या है कि जो राजा महाराजा रहेगा वो अपना एक प्रतिनिधि को वहां भेजेगा। इस तरह से देखा जाए कि संविधान सभा कुछ हद तक बोल सकते हैं निर्वाचित भी था, कुछ हद तक क्या था, वो मनोनीत भी था, है ना। तो यहाँ पर बोला गया कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया, नहीं किया गया। जनसंख्या के आधार पर क्या हुआ, चुनाव किया गया। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का क्या किया गया, बंटवारा किया गया था। तो हो जाएगा आपको सही। अब पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ उसमें भारत किस रूप में स्थापित हुआ? बोलता है संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। सुनिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना जो पहला पेज होता है ना, हम भारत के लोग, वो होता है परिचय पत्र होता है। तो इसको प्रस्तावना या प्रियम्बल कहा जाता है। ऐसे में 3 शब्द बाद में जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें एक धर्मनिरपेक्ष हो गया, एक अखंडता है, एक क्या हो गया, समाजवादी। तो मतलब कि 26 जनवरी 1950 को ये सब तो नहीं रहेगा बाबू, नहीं रहेगा। अब आइए, राजतांत्रिक लोकतंत्र। देखिए हम क्या है बाबू, हम क्या हैं, गणतंत्र हैं और प्लस लोकतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं। जबकि ब्रिटेन क्या है, राजतंत्र प्लस क्या है, लोकतंत्र है, प्लस लोकतंत्र है। प्राचीन समय में राजा के खाली शासन था, राजा ही नियम बनाया, राजा ही नियम लागू किया, राजा ही क्या करेगा, न्याय करेगा। जैसे पढ़े होंगे ना कि जहांगीर के पास सोना के जंजीर वाला न्याय सिस्टम था, पढ़े होंगे। तो अब क्या हुआ कि राजा के पास बहुत अधिकार था, राजा के पास जब सारा अधिकार था तो राजा निरंकुश हो जाता था। निरंकुश मतलब है जिसके ऊपर कोई बाबू अंकुश नहीं है, तो कुछ राजा कर सकता है। इसीलिए कई राजा ऐसा बोलता था कि मेरा शब्द ही मेरा कानून है। नहीं, लुई 14वां एक फ्रांस में शासक था, बोला कि मैं जो कह दिया वही क्या आपको कानून है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि राजा के शक्ति को क्या किया गया, सीमित किया गया। ब्रिटेन में बोलते हैं कि वहां राजा, अगर देश का हेड कोई खानदान चल रहा है तो उसको बोलते हैं राजतंत्र। लेकिन ब्रिटेन क्या है कि राजतंत्र कैसा है, संवैधानिक राजतंत्र। संविधान द्वारा राजा रानी के पद को रखा गया है, लेकिन वहां पर चुनाव भी होता है, प्रधानमंत्री वगैरह चुना जाता है। मतलब कि वहां पर क्या है, लोकतंत्र भी है। लेकिन सऊदी अरेबिया वगैरह की बात करते हैं, मुस्लिम कंट्री वगैरह कुछ है, वहां पर क्या है कि लोकतंत्र नहीं है, क्या आपको सिर्फ क्या है, राजतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र प्लस क्या है, लोकतंत्र। अब आते हैं कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, गणतंत्र। गणतंत्र ऐसा शासन प्रणाली होता है जहां पर देश का मुखिया या हेड का चुनाव होता है। यहाँ पर देश का मुखिया हेड का चुनाव न होकर क्या है, खानदानी है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, आपका चुनाव
सॉरी, ब्रिटेन में क्या होता है, खनाने चलता है। जबकि हमारे यहाँ देश का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है ना। और राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो हम क्या है, गणतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये हो गया कि हम राजतांत्रिक हैं बाबू, नहीं, तो ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आइए, हम क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य, हाँ, हम लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। और 26 जनवरी को भी हम लोकतांत्रिक गणराज्य थे, लेकिन हम ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य थे जिसके पास संप्रभुता था। देखिए, हम बाबू जब सब ब्रिटेन के अंदर में थे, तो हमारे ऊपर संप्रभु कौन था, प्रभु वो था, कौन, ब्रिटेन था। लेकिन अब हम खुद क्या है, प्रभु हैं, मतलब सारा पावर क्या हमारे पास है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय हम क्या थे, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अब दोनों में कौन सही है, ये वाला सही है। तो आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। आइए, ग्रेनेविल ऑस्टविन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। देखिए, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक लिखा था। पूछेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखा है, ग्रेनेविल ऑस्टिन। इसमें बाबू क्या है कि भारतीय संविधान सभा के उन्होंने आलोचना किया। आलोचना क्या बोला, जितना नेता था संविधान बनाने वाला, सब क्या था, कांग्रेसीय था। तो वही क्या बोला गया कि संविधान सभा कांग्रेस था, आप कांग्रेस ही भारत, मतलब उसमें भारत में बोलबाला किसका था, कांग्रेस का। और वही के सबको चुना गया था, जो कुछ हद तक क्या था, सही भी था। ये वाला क्या स्टेटमेंट बाबू क्या है, सही है। अब सुनिएगा, इसका मतलब कि ये तो आंसर हमारा होगा नहीं, तब आगे बढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया कि भारतीय संविधान के बारे में किसने क्या कहा है, 3-4 गो स्टेटमेंट बताए होंगे उसमें, है ना। वो क्या करना, आप सब याद करना है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, 1950 से 51 में स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था, नहीं। हमारे यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुआ, अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ, अब फरवरी 1952 तक चला। इसीलिए बोलते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। मतलब ये क्या हो गया, स्टेटमेंट क्या हो गया, आपको गलती हो गया। मतलब क्या है कि आपको सही नहीं है, तो गलती तो मिल गया जी, सही नहीं, यही नहीं, सही नहीं, मतलब यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बाकी और आइए, देखिए, एम.एन. राय ने स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में संविधान निर्वाचित सभा का विचार प्रस्तुत किया था। देखिएगा, ऐसे भारतीय संविधान का निर्माण मतलब भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए, इसकी मांग जानते हैं, कहा जाता है कि सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने उठाया था 1895 के आसपास। लेकिन जानते हैं, ये क्वेश्चन न के बराबर पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि किस व्यक्ति ने, आजादी के पहले किस व्यक्ति ने संविधान सभा के लिए सबसे पहले विचार रखा, तो एम.एन. राय ने, मानवेंद्र नाथ राय या मानवेंद्र नारायण राय, जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर थे, यह 1934 में मांग किए थे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और उसके बाद कांग्रेस के मंच से 1935 से मांग किया गया। हालांकि बोलेगा किस पार्टी के रूप में, एक दल के रूप में सबसे पहले किस दल ने संविधान की मांग किया, तो स्वराज दल हो जाएगा, है ना। आइए, तो ये वाला क्या है बाबू, आपको सही है, ये सही मान सकते हैं। आइए, भारतीय संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थी। हाँ बाबू, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थे। उसमें एक आध दो के नाम आप लोग सुनबे के होंगे, राजकुमारी अमृता कौर का नाम सुने होंगे, सरोजिनी नायडू के नाम सुने होंगे, है ना। इसके अलावा क्या है कि आप, मतलब कहने को, देखिए अभी तक तो पूछ नहीं रहा है, अभी तक पूछ नहीं रहा, लेकिन देखिए देखा जा रहा है दरोगा एग्जाम में कि जो टॉपिक पहले टच नहीं किया है, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम तो ही बोलेंगे कि एक बार 15 सदस्य का नाम आपका नोट्स में दिया गया है, एक बार कम से कम एक बार रिव्यू कर लीजिएगा ना, तो एग्जाम में भी बन सकता है, ठीक ना। आइए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर दिया जाना चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी का कहनाम क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश को आजाद करने वाला एक संगठन था, देश को आजादी मिल गया। अगर अभी क्या है कि कांग्रेस को लोग क्या है, भगवान जैसा लोग मानता है, जो भी कांग्रेस पार्टी से खड़ा होगा उसको भर भर के क्या मिलेगा, वोट मिलेगा, है ना। तो इससे राजनीतिक फायदा मिल जाएगा, इसलिए इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन समझिएगा, उस समय महात्मा गांधी का स्थिति ऐसा हो गया था जैसे घर में होता है पेंशन उठावे वाला बुढ़ा के, नहीं,
पेंशन भले वो उठा रहे हैं, लेकिन बोल सकते हैं कि पावर कुछ नहीं है, सारा पावर किसके पास रहता है? आपका पापा या आपके पास एटीएम लेके पैसा निकाल लेते हैं। तो उसी क्या था, उसमें महात्मा गांधी जीवन के लास्ट समय का कोई बात मानता उनता नहीं था, ठीक ना? तो कोई बात नहीं माना, तो मतलब किसने कहा था बाबू? महात्मा गांधी ने कहा था। पेंशन हो जाएगा आपको, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखिए, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक जयप्रकाश नारायण कहते हैं, लोक नायक बोलते हैं, ठीक ना? और बिहार के एग्जाम के लिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण। और खास करके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनका जो कंट्रीब्यूशन था आजाद दस्ता के बारे में, वो क्या करना आपको पढ़ना है। और राजगोपालचारी की बात, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है ना? आइए। अच्छा, देखिए, भारत रत्न जब मिला था 3 व्यक्ति को ना, एक बाबू क्या, राधा कृष्णन को, एक राजगोपालचारी को, एक सीवी रमन को। ये क्या थे? पहला व्यक्ति, मतलब बोल सकते हैं कि मतलब पहला व्यक्ति तो वो हो गया क्या, राधा कृष्णन हो गया, लेकिन तीनों के साथ दिया गया था। आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी के बारे में खाली याद रखना है कि जब देश आजाद हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी थे। आइए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कहा था? जानते हैं? जैसे हमारे यहाँ बाबू क्या है कि जब विचार लाया गया कि भीम आएगा, पैसा ट्रांसफर होगा मोबाइल से, तब बहुत लगा कि तो मजाके नहीं जी, आदमी खाए अभी मतलब आदमी क्या है, खाए का खर्चिए नहीं है, मोबाइल तो यूज करवे नहीं करता है, ये कैसे सफल हो जाएगा? लेकिन सफल हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी क्या है कि हमारे देश के बारे में जो पश्चिमी विद्वान थे, उनका मानना था ये देश ज्यादा समय तक टिके वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ जाति धर्म इतना विविधता है कि मत पूछिए। दू कोस पर दू कोस पर बोली और दू कोस पर पानी बदल जा रहा है, तो टिके वाला नहीं है। और ऐसे बोला गया कि जे आदमी कुछ बुझेबे नहीं करता, वो अपना वोट का इस्तेमाल कैसे कर पाएगा? कुछ लोग तो कहा कि ऐसा कीजिए, जो पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा है उसको वोटिंग राइट ज्यादा होना चाहिए, मतलब होकर वोट की कीमत कितना, 10 गो, और गरीब आदमी को वोट की कीमत कितना, 0.001, एकदम में मैंने कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस बात को नहीं माना गया। अगला चीज क्या है, यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम क्या था? कि अभी देश हमारा आजाद हुआ है, बहुत लोग को सब जानकारी नहीं है कैसे कैसे क्या होगा। 15 साल के बाद वोटिंग सिस्टम शुरू करेंगे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नेहरू जी बोले कि ना ना, ये सब नहीं होना चाहिए, हम भाई क्या जनते के दम पर आजादी पाए हैं, ये क्या उनको वयस्क मताधिकार अधिकार मिलना चाहिए। तो फिर फाइनली क्या है, ये आपको हो जाता है। लेकिन किसने कहा था कि 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए? कौन बाबू? मौलाना आजाद। एक है अब्दुल कलाम आजाद, एक है अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद बोलेगा तो देश के राष्ट्रपति मिसाइल मैन थे, ठीक ना? अब्दुल कलाम आजाद बोलेगा तो यही अब्दुल कलाम आजाद की हम बात कर रहे हैं, है ना? इनका कंट्रीब्यूशन क्या था भारत के आजादी में, ठीक ना? आगे चलिए, भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानने करते हैं कि बाबू क्या थे? भारत के प्रथम विधि मंत्री, भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। आप प्लस क्या बोले कि इनके बारे में एक चीज और याद कर सकते हैं, संविधान सभा में जब ड्राफ्टिंग कमेटी बना था तो उसका क्या थे आपको? अध्यक्ष, जो कि पहले बता चुके हैं। देखिए, बताने के लिए बहुत चीज बताया जा सकता है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का फिर पार्ट हो जाएगा, है ना? ये भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? अब देखिए, यहां पर लगेगा भीमराव अम्बेडकर, आंसर लग देगा, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष वही थे, लेकिन प्रथम जो प्रारूप तैयार हुआ था वो तैयार किए थे ना, वो बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। एक होता है पीबी पीबी नरसिम्हा राव, वो देश के थे प्रधानमंत्री, जिनको इस बार भारत रत्न दिया गया है, वो अलग है। और एक है बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन थे? यही थे। और उसके बाद कौन? अम्बेडकर। तो इनको बनाया गया था संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, ठीक ना? यही हो जाएगा। के संथानम के बारे में पूछता है ना, इनके सिफारिश पर हमारे यहाँ बनाया सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया था संथानम समिति के सिफारिश पर। के मुंशी क्या थे? ये भी थे, आपको क्या बोलते हैं अ, आपको जो ड्राफ्टिंग कमिटी जो बना था उसमें ये भी एक क्या थे? सदस्य थे। एक है मुंशी प्रेमचंद, जो गोदान कफन जैसा उपन्यास की रचना किए हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? समझिए क्या हुआ कि जैसे हमारा संविधान सभा में क्या है, देश का बंटवारा होने, ऐसे छोटे सुनिए, 300 क्या थे? 389 गो सदस्य संख्या था,
अब पहला बैठक क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? आपको शुरू हुआ प्रथम बैठक। तो यहाँ पर 389 में से मात्र 211 को सदस्य आया बैठक में। क्वेश्चन पूछेगा कितना? 389 में से 211। हालांकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा के प्रथम बैठक में कितना सदस्य पार्टिसिपेट किए थे, तो वहां बाबू क्या है, 211 ऑप्शन था ही नहीं, वहां ऑप्शन था ही नहीं, वहां ऑप्शन कितना था? 207 था। आई पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था तो फिर यही बनाएंगे, लेकिन ऐसे कितना बनाना है? 211 था। इसमें देखिए क्या हुआ, जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे उनको टेम्पोररी अध्यक्ष चुन लिया गया। माने ऐसे नहीं होता है कि सबसे बुजुर्ग आदमी का कहते आप अध्यक्ष बना दा, अब बाद में बढ़िया चुनाव होगा। जैसे आप कई बार क्या होता ना, फौज की ट्रेनिंग करने जाइएगा ना, तो वहां अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। हम लोग गए थे तो क्या अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, और उसमें जो सबसे सीनियर टाइप आदमी लग रहा था ना, उसको क्या किया? उसको दे दिया कि क्या करेगा? लीड करेगा। हालांकि लीड करने का मौका सबको दिया जाता है, लेकिन वहां पर टेम्पोररी क्या उसको बना दिया गया। तो ऐसे यहाँ बता रहे हैं क्या है, टेम्पोररी रूप से क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया गया। पूछेगा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन या संविधान सभा के प्रथम बैठक या संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, चाहे पूछेगा संविधान सभा के प्रथम टेम्पोररी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। फिर क्या होता है कि 11 दिसंबर के फिर से क्या हुआ? बैठक हुआ। यहां पर क्या हुआ कि परमानेंट अध्यक्ष और परमानेंट उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 दिसंबर का जब बैठक हुआ ना, इनको क्या हुआ? टेम्पोररी अध्यक्ष चुन लिया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये क्या किया? टेम्पोररी उपाध्यक्ष का नियुक्ति किए कि अगर हम मान लें कि नहीं रहेंगे, कौन करेगा? कोई और करेगा। तो वो कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। ये क्या थे? फ्रैंक एंथोनी थे। आज जब 11 दिसंबर को बैठक हुआ तो वहां पर क्या हुआ कि आपको परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, प्रथम अध्यक्ष कैसा? अस्थाई, और ओवरऑल के मां दूसरा अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। अब प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष किनको चुना गया? एससी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को चुना गया। कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो यहां बोलता है कि प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक या उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा। अब सुनिए, ये दो क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जाम में। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया, और एक क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। हम दोनों का कि आपको मर्ज कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू? आपको सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? कितना हो जाएगा आपको? 211 है ना? लग रहा है कि बीपीएससी का सेट है बाबू। सुनिए दोस्त, एक चीज क्लियर रखिएगा, जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं ना, उससे अपर लेवल का तैयारी कीजिए। जैसे देखिए बिहार दरोगा के एग्जाम का इंटरव्यू देखिएगा, लेकिन क्या बोलता है कि हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मेंस दिए 2 बार से नहीं हो रहा था, तो सोचे कि चलिए बिहार दरोगा दे देते हैं। आज जो बीपीएससी लेवल की तैयारी कैले है, उनके लिए बिहार दरोगा अपेक्षाकृत क्या होगा? आसान हो जाएगा, ठीक ना? तो जब वो बाबू मैक्सिमम बच्चा बीपीएससी लेवल के बच्चा आ रहा है, तो आपको फाइट किन से है? उन्हीं से है। तो हमको प्री में वही लेवल का क्या करना? तैयारी करना है। बात समझ में रहा ना? तो इसीलिए उस तरह क्वेश्चन बाबू सेट हो रहा है। प्लस क्या है, जितना यहाँ कुछ क्वेश्चन टफ रहता है, उतना एग्जाम में टफ क्वेश्चन नहीं आता है। सेट में ऐसे भी टफ क्वेश्चन सेट किया जाता है कि पहले ही कठिन एकदम प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, तो एग्जाम आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन यहाँ एकदम भतुआ जगह एकदम हल्का हल्का पढ़ के जाइएगा और वहां घुमा देगा तो कामे करवा जाएगा। आइए, तो कितना हो जाए? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन अब 211। आइए, संविधान सभा के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष समझ में आ गया है ना? संवैधानिक सलाहकार भी बी एन राव। अब क्या है कि संविधान सभा के सचिव बनाया गया था बी आर अयंगर को। किनको? बी आर अयंगर को बनाया गया था। ये भी याद कर लीजिए, ये रटने वाला है। आइए बाबू, इसमें जानते हैं क्या है? 3 क्वेश्चन क्या है? छुपा हुआ है। इसमें क्या है? 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। अब कई बच्चा क्या करे, खाली ई आंसर याद करे, इसमें सारा याद करना। पहला चीज क्या है? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा कब किया गया?
पहला क्वेश्चन एक कैबिनेट मिशन जब हमारे यहाँ आया 24 मार्च 1946 में, है ना। और फिर क्या हुआ, चुनाव भी जुलाई में हुआ, और उसके बाद उसका घोषणा कब हुआ था, मैंने कैबिनेट सुनाया था, तो भी जो भी उसका प्रस्ताव था, अपना प्रस्ताव घोषणा अगला महीना में किया था, मार्च अप्रैल मई में ना, कब मई में, 16 मई 1946 को। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब मुस्लिम ने क्या किया इसको, शुरू में तो बोला कि हमको ही पाकिस्तान के लिए संविधान सभा चाहिए, लेकिन समझाया बुझाया गया तो मान गया। अब कब स्वीकार किया, 6 जून 1946 को। अभी कांग्रेस और स्टडी कर रहा था इसको, इसमें क्या है क्या नहीं है, स्वीकार किया जाए नहीं किया जाए। फाइनली वो भी क्या करता है कि आपको 24 जून, क्या वो 24 जून क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। तो पहले मुस्लिम लोग स्वीकार किया कि पहले कांग्रेस, पहले मुस्लिम लीग और तब बाद में कांग्रेस। कांग्रेस कब स्वीकार किया, 24 जून 1946। बाकी सब याद कर लीजिए कि बाबू कब घोषणा किया था, मुस्लिम ने कब स्वीकार किया, अब कांग्रेस कब स्वीकार किया। अब आइए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सुनेगा। भारत का जब संविधान क्या हुआ, बना, तो क्या हुआ, इसको सबसे पहला बार 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बाद में क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक किया गया, जो भी कम बेसी करना था अपना कर लिया गया। आज 26 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से लागू कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूछे गए संविधान सभा को अंगीकृत या स्वीकार कब किया गया, तो 26 नवंबर ही 1949 को। और संविधान को अंतिम रूप से लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950। देखिए, अब जब हमारा संविधान बना था, तो संविधान को बनने के दौरान क्या हुआ, बहुत सारा बैठक वगैरह हुआ, ठीक ना। तो यहाँ बोला था कितना अधिवेशन हुआ था, तो बोला था 11 गो टोटल अधिवेशन हुआ था। इसमें 165 को शायद बैठक हुआ था, ये तो देख लीजिएगा, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। 11 गो अधिवेशन हुआ था, 165 को बैठक हुआ था, ठीक है। अब सुने, जब संविधान लिखा गया था, टाइप नहीं किया, इसको हाथ से लिखा गया था। उसमें सबसे बेस्ट जो लिखे वाला थे, एकदम गोल गोल है, देखिए एकदम गोल गोल, एकदम गोल गोल, इनका नाम था प्रेम बिहारी रायजादा। एकदम प्रेम से लिखे, ये अंग्रेजी में लिखे थे। बाद में कृष्ण वैद्य थे, वो हिंदी में क्या किए, ट्रांसलेट किए। तो मतलब कि भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में तैयार और अधिनियमित किया गया था। सही बात है, आगे चलेगा। सही तो आंसर होगा नहीं। शेर को संविधान सभा का प्रतीक नहीं, हाथी को संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। ये क्या हो गया, आपको गलती हो गया। बी आर अयंगर को संविधान सभा का सचिव बनाया गया था, ये क्या हो गया आपको सही, क्या हो गया आपको सही हो गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये भी क्या आपको है सही है। तो हमको छाटना था गलती, तो गलती कौन मिला है, ई वाला। आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी नंबर हो जाएगा। आइए बाबू, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जैसे हमारे जब संविधान की मांग किया गया ना अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, और वही समय क्या था, 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। शुरुआती में इंग्लैंड इसका गुट का पोजीशन बड़ा क्या था, खराब था। और जो आपका हिटलर वाला गुट था, जर्मनी वाला, वो क्या था, मजबूत था। तब क्या हुआ कि इंग्लैंड के ऊपर दबाव डाला गया कि आप जाइए, आप भारत के लोग से क्या कीजिए, सहयोग प्राप्त कीजिए। तब वहां से भेजा गया स्टेपफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, बाबू क्रिप्स मिशन को भेजा गया, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत आया, तो क्या क्या बोला, पहले बोला कि देखिए, सबसे पहले इसने स्वीकार किया कि आपको एक संविधान सभा भारत के लिए होना चाहिए, है ना। संविधान सभा एक भारत के लिए होना चाहिए। हालांकि देखिए, ऐसे देखा जाए तो आपका अगस्त प्रस्ताव आया था, उसमें ही स्वीकार कर लिया था। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगा। और इस संविधान में क्या है कि सदस्यों का चुनाव होगा दो तरीका से। जो आपको ब्रिटिश प्रांत है, जो क्या है राज है, वहां से क्या होगा, चुनाव होगा। और जो देसी रियासत है, वहां से क्या होगा, मनोनीत होगा। मतलब उसके लिए चुनाव नहीं होगा। तो मतलब कि संविधान सभा का रूपरेखा कैसा होना चाहिए, आपको निर्वाचित भी और मनोनीत भी। निर्वाचित कहां से, राज्य से, प्रांत से। और मनोनीत कहां से, देसी रियासत से। ये हो गया। अब बोला गया कि भारत में कई सारा क्या देसी रियासत है।
अगर कोई रियासत को ऐसा लगता है जो भारत के संविधान में नहीं रहना चाहता है, तो वो अलगे तरीका से आप डायरेक्ट ब्रिटेन से समझौता कर सकता है। तो देखा जाए तो भारत की बंटवारा की बात कर रहा है, भारत के बंटवारे की बात कर रहा है। इस कारण से क्या है कि इसको स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। तो आइए बाबू, संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। पढ़े में तो सही लग रहा है, लेकिन गलती हो गया। कैसे? प्रांतीय विधानसभा से निर्वाचित और भारतीय रियासत से नामित या मनोनीत सदस्य होंगे। यही तो गलती हो गया ना बाबू। और जब 1-2 वाला स्टेटमेंट देगा तो जैसे ही गलती पकड़ाएगा पहले गलती काट लीजिए। तो एक तो आंसर होगा नहीं, तो ई आंसर नहीं और ये आंसर आपका नहीं होगा। अब 2 गो बच गया। अब नहीं हो पता चल रहा है तो बजरंगबली का नाम लीजिए, या अल्लाह अकबर, या वाहे गुरु, मतलब जिनका जो होगा अपना लीजिएगा और रंग के चलाइए। तो आइए, ये तो होगा नहीं। अब आते हैं, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भविष्य की स्थिति के लिए ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर सकता है। ये पॉइंट क्या आपको है? सही है। तो मतलब कि आपका 2 सही है, एक क्या हो गया आपको गलती हो गया। तो यहाँ हो जाएगा आंसर बाबू, ये हो जाएगा 2 नंबर। आइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सुनिए हुआ क्या था। देखिए, जैसे क्या होता है, शादी ब्याह जब ठीक होता है तो ब्याह शादी में 4-5 महीना समय लग जाता है। तब तक क्या है कि एगो टेम्पोररी अरेंजमेंट करवा दिया जाता है का अंगूठी पहना पहनावल, उसको कुछ बोलते हैं मिनी विवाह, एंगेजमेंट। हाँ, वो हो गया कुछ टेम्पोररी विवाह। मतलब ये हो गया कि अब भागा भागी नहीं करना है, दोनों का क्या है फिक्स हो गया है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, सेम चीज किया गया। एक बाबू क्या है, मंत्रिमंडल बनेगा, उसमें समय लेगा। तब तक एक टेम्पोररी क्या है मंत्रिमंडल बना, केयर टेकर मंत्रिमंडल। एग्जाम्पल के लिए, बांग्लादेश में शेख हसीना वहां से भाग गई, सरकार छत भी छत हो गया, तो अब एक टेम्पोररी गवर्नमेंट बना लिया गया है, ये अपना काम करेगा। और तब फाइनली क्या होगा, चुनाव उनाव होगा, एक नया गवर्नमेंट बनेगा। तो इसी को बोलते हैं कुछ अंतरिम सरकार। एक होता अंतिम, अंतिम मतलब फाइनल, और अंतरिम मतलब क्या हो गया आपको टेम्पोररी। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बोलता है कौन इसमें शामिल नहीं था। तो आपका काम क्या है कि जाइएगा विकिपीडिया वगैरह पेज या बुक कहीं पर है ना, वहां पर होगा कि अंतरिम कैबिनेट में कौन कौन शामिल था, कौन कौन नहीं था। ये आपका कहा है काम है। फिलहाल जान लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आई बड़ी क्वेश्चन पूछता है, एक खाद्य और कृषि मंत्री थे। क्या? खाद्य और कृषि मंत्री थे, ये आपको थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ये भी थे। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे लंबा समय तक मंत्री रहने वाला व्यक्ति कौन है? जगजीवन राम है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब आते हैं राजगोपालचारी। राजगोपालचारी भी क्या थे, अंतिम गवर्नमेंट में शामिल थे, ठीक ना। देखिए, शिक्षा मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, ठीक ना। देखिए शुरू में क्या था आपको, उद्योग मंत्री, शिक्षा मंत्री, ठीक ना। मतलब देखिए क्या हुआ, एक टेम्पोररी एक कैबिनेट बना दिया गया ना, बाद में क्या होता है कुछ समय के बाद उसका क्या होता है, अरेंजमेंट किया जाता है। तो इसी में क्या होता है, क्या होता है फेरबदल होता है। फिलहाल जानिए क्या कि उद्योग मंत्री भी रहे थे कुछ समय तक, और कुछ समय तक क्या था आपको शिक्षा मंत्री भी रहे थे। तो मतलब ये तो थे। अब आया एस राधा कृष्णन की बात करते हैं। इनका सुन लीजिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत के 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति, एक बार राष्ट्रपति, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सबसे पहले भारत रत्न इन्हीं को दिया गया है। लेकिन इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देखिएगा। मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ज्यादा इनको कंट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन ये क्या था, बहुत बड़े क्या थे, दार्शनिक थे। क्या था, दार्शनिक थे, ठीक है ना। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के जानते हैं जन्म दिवस के बारे में कहा जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो ये अंतरिम कैबिनेट में शामिल आपको नहीं थे। हो गया ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? आइए, 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किया गया था। ये रट्टे वाला है, याद है तब बनेगा, और ना याद है तो ना बनेगा। ये क्या है, सही है। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब किया गया था? 24 अगस्त 1946 को। अब फिर क्या हुआ कि 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ, उसका गठन किया गया।
घोषणा अंतरिम सरकार का कब किया गया? 24 अगस्त 1946 को। इसका आपको गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946, जो कि आपको सही है। अब आइए, जवाहरलाल नेहरू 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के सभापति थे, यही गत थे। देखिए, जो आपको अंतरिम सरकार बना था ना, उसमें क्या था, जो भारत के जो वायसराय थे, भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल जो बोलना जो बोलिए, वही क्या थे बाबू, आपको सभापति थे। वही क्या थे? सभापति। और ये क्या थे नेहरू जी? उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ पूछते हैं सभापति थे? नहीं, ये क्या थे? उप सभापति। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलती है। कौन सही नहीं है? तो गलती पकड़ा गया, आंसर हो जाएगा ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री थे, सही बात है। अब बाद में क्या हो, इनको बना लिया गया बाबू 24 जनवरी 1950 जो अंतिम बैठक हो रहा था, इनको राष्ट्रपति बना लिया गया, ठीक ना। तो जो वायसराय का जो पद था वही क्या बन गया? राष्ट्रपति। वायसराय का जो पद वही क्या बन गया? राष्ट्रपति बन गया। लेकिन अंतर क्या हुआ, पहले वायसराय या गवर्नर जनरल था, वो एक कार्यकारिणी परिषद के सहयोग से शासन करता था, और असली पावर वायसराय या गवर्नर जनरल के पास होता था, ठीक है। जबकि अब की बात करते हैं, अब राष्ट्रपति क्या होता है, इसके नाम से शासन भले होता है, लेकिन असली पावर इसके पास नहीं होता। असली पावर क्या होता है आपको? मंत्रिमंडल के, है ना। माने नाम के नइखे कोई काम के। आइए, हाँ देखिए, जब क्या हुआ ना कि यहाँ बैठक हुआ, अंतिम बैठक बाबू 24 जनवरी 1950 को क्या हो गया? बैठक हो गया 1950 को। तब यहाँ पर क्या है, अपने से सब चुन लिया कि ये हो बड़ा बढ़िया आदमी दिन करे चुना राष्ट्रपति राजेंद्र जी के। बोले हाँ हाँ, क्या है कि भैया अध्यक्षता करिए रहे थे, इनको अनुभव है ही है, तो इनको क्या चुना गया? राष्ट्रपति। अब फिर जब क्या हुआ, चुनाव हुआ भाऊ, है ना, 50 में, तो फिर से 52, क्या बोले 52 में, तो फिर से क्या हुआ, इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया। 2 साल मनोनीत, और 2 बार लगातार राष्ट्रपति। तो 5 और 5 10, और 2 कितना? 12। और इतना लंबा समय तक भारत का कोई राष्ट्रपति नहीं रहे। और आपके एग्जाम में इनसे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति रहने वाला व्यक्ति कौन है? अब अगला एग्जाम पूछा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में टोटल कितना साल रहे? 12 साल। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ, बिल्कुल सही बात है। प्रथम अधिवेशन बोले चाहे प्रथम बैठक बोले, आपको 9 को शुरू हुआ। अब आइए, 22 जनवरी मतलब जनवरी 22 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका मतलब क्या होता सुनिएगा। जैसे क्या हुआ ना कि 9 दिसंबर 11 13 हो रहा ना, 13 दिसंबर की हम बात करते हैं, 13 दिसंबर 1946 की। इस संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन चल रहा है। अब प्रथम अधिवेशन में इन नंबर के में है 5वां नंबर का बैठक। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, सबक याद नहीं करना है, लेकिन जो याद करना हो तो हम बोलेंगे। क्या बोले? ये प्रथम अधिवेशन चल रहा है, न होता है बाबू मानसून सेशन चल रहा है, तो ओकरा में कई को बैठक हो सकता है। तो ऐसे क्या हुआ कि प्रथम क्या है, सेशन चल रहा है, और इसका केमा नंबर की बैठक? 5वां नंबर की बैठक। इसमें बाबू जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, उसको बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, कि उद्देश्य मतलब कि हम संविधान बना रहे हैं, तो संविधान का हमारा उद्देश्य क्या होगा, ठीक ना। और यही उद्देश्य प्रस्ताव को अगला महीना में 22 जनवरी 1947 को पारित कर लिया गया। और यही बात के समय में उद्देश्य प्रस्ताव बन जाता, भारत के संविधान का प्रस्तावना बन जाता, ठीक ना। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। तब लगेगा कि संविधान देने की बात रहा था, कुछ और बात कर रहा था, ठीक ना। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि स्टेटमेंट सही है, लेकिन बताने का तरीका बता रहे हैं कि चलिए इसमें मान लेते क्या है, कंफ्यूजन है। हमको क्या करना है, सही नहीं है। तो जब पूरा पूरा पकड़ा जाएगा तो आंसर सही मानना चाहे गलत मानना पड़ेगा। आइए, अभी मान लेते इसमें कंफ्यूजन है, संविधान की बात रहा कि क्या रहा। आइए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया। अब रुकिए, हम जानते हैं कि भारत के संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन चलिए एकरो में मान लेते कंफ्यूजन हो रहा है।
मान लेते हैं में कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए लगता हो कि भाई 26 जनवरी को भी तो अपनाया गया था। तो चलिए इसको हम बनाने का तरीका बताते हैं, एग्जाम में कैसे बनाइएगा। आइए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन किया गया था, तब पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे। और साथ ही बोला गया था कि अगला साल से 26 जनवरी को मनाएंगे स्वाधीनता दिवस। आज देश के आजाद होने तक 1947 तक हम क्या 26 नवंबर को, सॉरी, 26 जनवरी को ही मनाए स्वाधीनता दिवस। लेकिन जब हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हो गया, फिर हम 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाने लगे या स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे, ठीक ना। तो फिर रहा कितना इंपॉर्टेंट डे है। इस डे एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, मतलब भारतीय इतिहास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो फिर यह निर्णय लिया गया कि भारत का संविधान जब लागू करेंगे अंतिम रूप से, तो 26 जनवरी 1950 को क्या करेंगे, लागू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, सही वाला। अच्छा, ऐसे हो गया, हेलो, ऐसे हो रहा है, यही थे ना। हाँ, तो इसमें देखिए बता रहे हैं, सुनिएगा, इसमें तो हमारा कोई कंफ्यूजन बाबू है ही नहीं है। इसमें क्या है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है। इसमें इसमें भी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है बाबू। अब कंफ्यूजन क्या है, इसमें है, ठीक ना। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए क्या है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया। देखिए यहां पर अंतिम शब्द का इस्तेमाल करेगा, अंतिम रूप से अपनाया गया, तब इसको आप सही मानिएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाया गया, तो यहां पर ये गलती मानिए कि सही मानिए। देखिए सुनिए, जैसे हम जो क्वेश्चन जिस सोच के साथ सेट किए हैं, हो सकता है कि हम कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और सोचिएगा, वही बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको जो समझ में आता है वो बनाइएगा। आप बाकी पूरा का पूरा डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर, वो क्या वो सोच रहा था। कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी क्या है, ये बार बार इसे कैसे हो जा रहा है। हाँ, बाकी क्या है कि हम जो सेट किए हैं, अब इसको क्या माने हैं, गलती माने हैं। क्योंकि देखिए कि भारत का संविधान जो है आपको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, और वो अंतिम रूप से लागू करने की बात रहेगा तब कब है, 26 जनवरी 1950 को। तो इसको हमने क्या माना है, गलती। तो ये क्या हो गया आपको, मतलब आंसर हमारा यही हो जाएगा। बाकी तो अभी सही मानना पड़ेगा, ये क्या मानना पड़ेगा, सही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अब बाकी एग्जाम में हो सकता है कि इन्होंने कौन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फ्यूजन। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। जो आपका क्वेश्चन वहां डील किया गया था, वही क्वेश्चन क्या यहाँ पर बाबू आपको डाल दिया गया हूबहू, ठीक ना। पेटेंट क्या होता है कि जब कोई आप खोज करते हैं, उसमें आपका संसाधन पूंजी वगैरह लगता है, समय लगता है। जैसे कोरोना बीमारी आ गया, कोरोना के सुई इंजेक्शन बनाने के लिए अलग अलग कंपनी संस्था खर्च अपना कर रहा होगा, डॉक्टर को, इंजीनियर को रख ले होगा। अब मान लेते कि हम कब दवाई बना लिए, लेकिन दवाई बनाने में हमको वो क्या हो गया, 5 करोड़ खर्च हो गया। और जैसे हम फार्मूला बना लिए, सब वो फार्मूला का यूज करके क्या किया, बनाना शुरू कर दिया। तो हमको तो दवाई उतना बिकेगा नहीं, तो हमको तो हो जाएगा घाटा। तो इससे अगर क्या है कि जब हमको घाटा हो जाएगा, तो हम अगला बार मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए, खोज करने के लिए नहीं। तो बहु लोग में मोटिवेशन बना रहे खोज करने के लिए, नया नया इन्वेंशन करने के लिए। इसके लिए क्या किया गया है, आपको पेटेंट, क्या वो पेटेंट, ठीक ना। बाकी पेटेंट द्वारा सारा चीज बता पाले, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। खाली यहाँ बताते हैं पेटेंट क्या होता है, आपको दे दिया जाता है, मतलब कि आपके अनुमति के बिना इसका कोई प्रयोग नहीं करेगा। अब है कि आप पेटेंट जो होता है, पेटेंट मतलब कि हमको अधिकार, कोई खोज के लिए हमको अधिकार दिया गया। पेटेंट क्या लाइफ टाइम के लिए मिलता है, इसका जवाब है कि लाइफ टाइम के लिए नहीं। भारत में 20 वर्ष के लिए क्या होता है, मिलता है। 20 वर्ष के बाद उस चीज का फार्मूला का इस्तेमाल करके कोई और बना सकता है। जैसे आप जेनरिक दवाई के नाम सुनते हो ना, तो वही क्या है, जिसका पेटेंट क्या होता है, खत्म हो जाता है, उसी फार्मूला का इस्तेमाल करके दवाई बनाया जाता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया कि पेटेंट क्या होता है, कौन सही नहीं है, ये सब क्या है आपको सही है, बाकी बतावल है कि यह अनंत समय के लिए नहीं प्रदान किया जाता है। अब बाकी इसमें जितना दिया गया है पेटेंट के बारे में सब क्या आपको सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी वीडियो में सारा चीज बता ले बाबू। इंडियन पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन जानते हैं क्या है, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था। आप सुनिएगा, ये जब क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शन के अनुसार क्या आपको स्वीडन है, ठीक ना। लेकिन समझिए कार्बन टैक्स के बारे में,
कार्बन टैक्स होता क्या है उसके बारे में सारा चीज बता दें। ले जानिए कि कार्बन अगर बाहर निकलेगा, कार्बन बाहर निकलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग करेगा। तो हम चाहते हैं कार्बन कम निकले, तो ऐसा करते हैं कि जो कार्बन इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर लगा दिया जाए टैक्स। ये जब महंगा हो जाएगा तो लोग इस्तेमाल नहीं करेगा। विल्सन नामक एक व्यक्ति थे जो कार्बन टैक्स के बारे में कहा कि आपको बताए। अब सुनिए क्या है, इसके बाद एक कहानी बढ़ता है कि सबसे पहले क्या है 1990, 1990 की बात करते हैं। 1990 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या क्या फिनलैंड क्या बोलते हैं, फिनलैंड देश। इस आपका बुक में अति क्या वीडियो में इसकी चर्चा नहीं किया गया है, ठीक ना, तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। फिनलैंड नामक देश ने 1990 में सबसे पहले क्या किया, आपको अपने देश में कार्बन टैक्स क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। और अगला साल 1991 से 1991 से वो और देश आया। एक नाम क्या है आपको, स्वीडन। एक क्या हुआ आपको, इंग्लैंड। ये भी क्या किया, अपने देश में क्या किया, कार्बन टैक्स लगाया। मतलब कौन, 1991 में स्वीडन और क्या बोलो, इंग्लैंड लगाया। अब सुनिएगा यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था। यहाँ पर आपको फिनलैंड ऑप्शन में है, ये नहीं है। तब क्या बनाएगा, लेकिन फिनलैंड ऑप्शन में रहेगा तब क्या बनाएगा, फिनलैंड बनना पड़ेगा। अब बाद में क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए कार्बन टैक्स लगाया कौन, न्यूजीलैंड। भारत में 2010 में कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। अब कंसेप्ट चल रहा है कार्बन न्यूट्रल, क्या वो कार्बन न्यूट्रल। 2070 तक हमारा लक्ष्य है कि हम हो जाएंगे कार्बन न्यूट्रल। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आइए। यहां पर क्या बाबू, भारत में एशियाई शेर सिर्फ गुजरात में ही राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। एशियाई शेर बाबू क्या है, आपको भारत में सिर्फ गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसको बोला जाता है गुजरात का गर्व। ये क्या आपको सही है, सही तो आंसर नहीं होगा। दाची ग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है और यह सफेद भालू के लिए क्या आपको प्रसिद्ध है। ये क्या है, सफेद भालू के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्या आपको सही है। तो ये भी आंसर आपको नहीं होगा, गलती छाटना है। आइए, पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, ये सही है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, क्या आपको सही है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। सुनिए, ये हमारा कहा कौन, देखिए टॉपिक क्या है, कौन सा पार्क कहाँ है, ये आपको रट के याद करने वाला है। और प्लस कौन सा पार्क कौन सा जू के लिए प्रसिद्ध है, ये दोनों के आपको रट के याद करना पड़ेगा। आगे चलेगा। कैबुल अजमाओ पार्क विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही बात है। जो पुलिकट झील में है यही फंसाया गया है, है ना। ये क्या है, पुलिकट झील में नहीं है बल्कि लोकटक झील में है। और लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। अब पुलिकट झील की बात करते हैं, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। तो ये वाला क्या आपको वो गलती है, आपको छटना क्या है, गलती है। तो गलती पकड़ा गया, डी नंबर गलती है। आज ज्यादा समझना है कि बहुत सारा बच्चा इसको सही बनाया होगा, कोई नहीं बनाया सही जी। हाँ, आप बाकी गलती बनाए ना। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जानते हैं, सुनिए, एग्जाम में क्या होता है ना कि पढ़िएगा ना, कैबुल अजमाओ पार्क विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील में है। लिखल है पुलिकट, आप लोकटक झील पढ़िएगा, आप सही बना के आइएगा। और इसमें क्वेश्चन क्या होता है, आपको मेरिट से बाहर करवाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन किस, हाँ बोलिए, ये क्वेश्चन किसी से गलत नहीं होना चाहिए। हाँ बोलिए, क्या बाबू। देखिए सुनिए, एक पार्क में एक से अधिक जीव हो सकता है। तो जो हंगुल बोल रहे हैं ना, हंगुल क्या है, हिरन है। इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको लगा कि यही क्वेश्चन सेट करते हैं, लेकिन सोचे कि नहीं यही क्वेश्चन सेट करते हैं, तो हंगुल पूछ दिया है, नहीं समझे। हंगुल इस बार पूछ दिया, अब ये भी पूछ सकता है। सुनिए, हंगुल को बोलते हैं लाल हिरन, क्या बोलते हैं, लाल हिरन। दाची ग्राम जो नेशनल पार्क है उसमें क्या है, आपको हंगुल भी रहता है, प्लस क्या है कि सफेद, क्या बोले बाबू आपको, सफेद भालू भी। तो दोनों आपको याद करना है, समझ में ना। मतलब कि हंगुल के लिए प्रसिद्ध है और सफेद भालू के लिए भी। और हंगुल क्या होता है, लाल हिरन, जो कि 64 पोस्ट का जो इस बार एग्जाम हुआ है ना, उसमें क्या है आपको पूछले है, ठीक है ना। चलिए आगे चलिएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आइए। ये भी लगेगा कि सही है, कौन सा सही नहीं है, आइए। भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होता है।
एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में कमी होता है। और के से कैल्शियम होता है। तो वही फंसाने का प्रयास किए कि देखिए फंसते कि नहीं, कितना फंसा है जी, फंसे हो ना। हाँ, सबके सही हो गया। चलिए बढ़िया बात है। और मिट्टी में जब कमी होता है, इसको 4:2:1 के अनुपात में मिलना चाहिए। हमारे मिट्टी में इस सब की कमी है। नहीं बाबू, पकड़ा गया, गलती नहीं, क्या है आपको, गलती है। तो कौन सही नहीं, तो यही वाली सही नहीं है। नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी है, लेकिन कैल्शियम में कमी नहीं है, पोटेशियम के समांतर पर कमी होता है। तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी पढ़िए। उर्वरक पर्यावरण अनुकूल नहीं होता है। एक होता है केमिकल फर्टिलाइजर, जिसको उर्वरक कहते हैं। एक होता है कंपोस्ट, जिसको खाद बोलते हैं। जो गनौरा होता है ना, घर का छिलका छिलका, ये होता है कंपोस्ट। और ये क्या होता है, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। जो केमिकल फर्टिलाइजर, जो यूरिया उरिया डालते हैं, शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन लंबा समय में खराब। जैसे आप फीम खाइएगा ना, तो शुरू में बड़ी मजा आता है, अब बाद में होता है खराब। और दूध पीजिएगा तो शुरू में मजा नहीं आता है, लेकिन लगातार लंबा समय तक दूध पीजिएगा तो दूध ज्यादा फायदा करता है। तो वही क्या है, कंपोस्ट हो गया। और ये केमिकल फर्टिलाइजर का हो गया आपको, अफीम हो गया। बोलिएगा, यह पर्यावरण के अनुकूल होता है बाबू, नहीं होता है। ये क्या आपको सही है। पौधे नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये क्या आपको है, सही है। ठीक है, चलिए। स्यूडोमोनस जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। एक होता है नाइट्रीकरण की प्रक्रिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करना, अमोनिया में बदलना। अमोनिया फिर क्या होगा, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में बदलेगा। ये हो गया क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रीकरण। इसी का उल्टा कौन करता है आपको, स्यूडोमोनस। तो ये भी क्या आपको सही है। देखिए दरोगा एग्जाम में क्या ये स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, कौन होता है, स्यूडोमोनस। बाकी सब सही है, क्या हो गया, आपको गलती हो गया। अब आइए दोस्त आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। नोस्टा माइकोराजा इत्यादि जैव उर्वरक है। जैव उर्वरक को बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। जब जीव के अवशेष को या जीव का इस्तेमाल करते हैं उर्वरक के रूप में, इसको बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है ना। आइए क्वेश्चन, एक नोस्टा पूछता है, एक एना बेना, एक माइकोराजा, एक एजोला। क्या पूछता है, एजोला। ये चार को देखिए, ऐसे बहुत सारा बायो फर्टिलाइजर होता है, लेकिन चार को याद रखिएगा। नोस्टा, माइकोराजा, एनाबेना और एजोला, ये सब बायो फर्टिलाइजर है। ये क्या है, आपको सही है, ये आंसर नहीं होगा। समुद्र में जो कार्बन स्टोर होता है, उससे ग्रीन कार्बन कहते हैं, नहीं। पेड़ पौधा के जड़ के नीचे जो कार्बन होता है, उसे बोलते हैं ग्रीन कार्बन। भुलाइएगा तो याद कीजिएगा, पेड़ पौधा के पत्ती के रंग हरा, तो उसके अंदर जो कार्बन, हरा कार्बन। और समुद्र का रंग नीला, ब्लू। तो समुद्र के अंदर जो कार्बन स्टोर होगा, उसे बोलेंगे ब्लू कार्बन। तो ये वाला क्या हो गया आपको बाबू, समुद्र में जो कार्बन स्टोर होता है, उससे ग्रीन कार्बन नहीं कहते हैं, ब्लू कार्बन कहते हैं। ये क्या हो गया, आपको गलती हो गया। अब आते हैं, खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना सामाजिक वानिकी कहलाता है। फॉरेस्ट्री, जब क्या जमीन पर क्या करते हैं, जंगल लगाते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं, उसे बोलते हैं फॉरेस्ट्री बोलते हैं। और जब मिल के लगाते हैं तो कलेक्टिव फॉरेस्ट्री बोलते हैं। कलेक्टिव फॉरेस्ट्री बोलेंगे या बोलेंगे सामाजिक वानिकी, समाज के सौंसे आदमी मिल के लगा रहा है तो सामाजिक वानिकी बोलेंगे। आई बहुत सामाजिक वानिकी या सोशल फॉरेस्ट्री क्यों किया जाता है, ताकि क्या हो कि भाई जमीन खाली है तो पेड़ पौधा लगा देंगे, उसे पर्यावरण का अच्छा हो जाएगा। अब बदले में क्या है कि आम मिल जाएगा, बदले में क्या है, चारा मिल गया, बदले में कुछ ईंधन मिल गया। दोनों अपना क्या है, बेनिफिट के लिए काम करते हैं, पर्यावरण का अच्छा भी हो जाए, अब बदले में उससे कुछ हमको रिसोर्स भी मिल जाए। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या आपको बाबू सही है, ठीक है, आपको सही है। राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये क्या आपको सही है, ये क्या आपको सही है। तो मतलब यहाँ पर गलती कौन है बाबू, आपको बी नंबर की आपको गलती है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए क्या होता है, एक होता है वो, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। एक होता है क्या, आपको उत्पादक, जो प्रकाश संश्लेषण करेगा, जो अपना भोजन बनाएगा, उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर या उत्पादक। पेड़ पौधा जो होता है समांतर में क्या होता है, उत्पादक होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जो खाएगा,
सारा कंज्यूमर, कीड़ा मकोड़ा से लेकर के आदमी, भैंस, गेरू, जानवर, ये सब क्या हो गया? सांप, सब क्या हो गया? कंज्यूमर। क्या हो गया? कंज्यूमर या उपभोक्ता। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी क्या होता है कि कंज्यूमर को दो भाग में बांटते हैं। एक बड़ा कंज्यूमर जो दिखाई देगा बड़का बड़का, आदमी हो गया, सांप हो गया, ये सब क्या हो गया? बड़ा कंज्यूमर। एक होता है छोटा छोटा जो दिखाई नहीं देगा, वो क्या होता है? माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो। यही माइक्रो कंज्यूमर में आपका आता है अब क्या? कवक। क्या आता है? कवक। मतलब फंगस। क्या आ गया? फंगस। और साथ ही क्या आता है आपको? जीवाणु। क्या आता है? जीवाणु। जीवाणु और कवक ये क्या है? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर या आप घटक क्या करता है कि जब कोई जीव जंतु मर जाता है तो उस मरे हुए जीव जंतु को तोड़ता है और भोजन प्राप्त करता है। तो मृत चित्त से भोजन प्राप्त कर रहा है तो इसे मृत पोषी भी कह सकते हैं। मृत पोषी मतलब क्या? कि मृत चित्त से प्राप्त कर रहा है। आई पर पोषी की स्वपोषी? पेड़ पौधा स्वपोषी क्योंकि खुद से भोजन बनाता है, लेकिन ये अपने से भोजन बनाता नहीं है, भले किसी को मार के या तोड़ के खा रहा है। ये क्या हो गया आपको? परपोषी। तो जीवाणु और कवक क्या होता है? आप घटक या डिकम्पोजर होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, विषाणु डिकम्पोजर नहीं होता है। यूपीएससी के बाबू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी क्वेश्चन का यहाँ पर क्या किए हैं? डाले हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्या किए हैं? खाली चेंज कर दिए हैं। आइए, कवक, जीवाणु, विषाणु एक परितंत्र में, इको सिस्टम में अपघटक या डिकम्पोजर होते हैं। ये दोनों तो सही है, लेकिन विषाणु सही नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपको? गलती। ये आंसर नहीं होगा। आगे चलिए। खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या उत्पादक होता है? नहीं। खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या अपघटक होता है। कीड़ा मकोड़ा का ही संख्या दुनिया में सबसे क्या है? अधिक है। आप ये जो जीवाणु क्या बोले और कवक की एक तरफ क्या है? छोटा छोटा क्या है? कीड़ा मकोड़ा है। तो मतलब कि दुनिया में सबसे अधिक संख्या क्या है आपको? अपघटक का। किसका है? अपघटक या डिकम्पोजर का है। तो ये वाला भी क्या हो गया आपको? गलती हो गया। अब आइए, देसी प्रजाति पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं होता। सुनिएगा, प्रजाति मतलब क्या होता? देखिए, तीन तरह के प्रजाति पढ़ना है। एक इंडिकेटर स्पेसीज, एक पढ़ना है देसी, एक करना है विदेशी, एक होता है इंडिकेटर हो गया, एक होता है की स्टोन। चार गो क्या हो? की स्टोन। तो समझाते हो क्या इसको? उसमें समझावल है कि नहीं समझावल है? सुनिए, एक होता है की स्टोन, एक क्या होता है बाबू? देसी। क्या वो? देसी। देसी को बोलते हैं बाबू क्या आपको? घरेलू। क्या बोले? घरेलू बोलिए, या बोलिए बाबू क्या? देसी बोलिए, या इसको डोमेस्टिक बोलिए, जो बोलना जो बोलिए। ठीक है ना? एक होता है विदेशी। क्या वो? विदेशी। विदेशी को बोलिए फॉरेन। क्या बोलिए? फॉरेन बोलिए। एलियन बोलिए बाबू। और भी इसको बोलते हैं इनवेजिबिलिटी। भेजिब, ये सब इसका नाम हो गया। अब सुनिए क्या होता है। पहले इसके घरेलू की बात करते हैं, घरेलू या डोमेस्टिक की बात करते हैं। ये क्या होता है? ये किसी खास क्षेत्र में रहने वाले होते हैं, वही के ओरिजिनल क्या वही के रहे। जैसे बिहार के तो बिहार के, ठीक ना? मतलब ये हो गया एरिया, तो यही के ओरिजिनल क्या है? निवासी हैं, पेड़ पौधा यहीं के हैं। इसको बोलते हैं क्या? घरेलू या देसी प्रजाति कहा जाता है। यह क्या है? पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। देसी प्रजाति अगर है तो पर्यावरण के लिए क्या है? अच्छा है। अब देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है घर में देखिएगा कि को नहीं होता है, मछली रंग बिरंग पालते हैं, तो हमारे यहाँ का नहीं, कहाँ के है? बाहर के है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बाढ़ उड़ाया और सब क्या हो गया? दह गया। उस स्थिति में क्या होता है कि कुछ तो मर जाएगा और कुछ हो सकता है जी जाए। और जीने के बाद क्या होता है? इसी का भोजन खाएगा, और जब भोजन खाएगा इसका भोजन कम जाएगा तो ये मरना शुरू हो जाएगा, भाई क्या बढ़ना शुरू। सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझिए, आप जलकुंभी का नाम सुने हैं? जलकुंभी दक्षिण अमेरिका के पौधा था, उसको लाया गया बंगाल के एरिया में, देखने में अच्छा लगता था, उसको रोपा गया पानी में। अब फिर बाद में क्या देखा गया? पूरा तालाब जलकुंभी जलकुंभी और सौंसे खत्म हो गया। मतलब क्या हो गया कि दूसरा जीव को तो मार ना दिया जी। तो मतलब क्या हो गया कि जलकुंभी वगैरह क्या हो गया आपको? फॉरेन हो गया। अब कोई भी जीव मरता है पर्यावरण से, इकोसिस्टम से, तो ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। साइकिल चला रहे हैं, साइकिल का चेन काट के निकाल दीजिए, वो साइकिल चल पाएगा? नहीं। तो इसी जीव का क्या है कि चेन है, इसे बोलते हैं फूड चेन। आप फूड चेन में से कोई एक जीव को हटा लीजिए, ये फूड चेन क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। का मतलब ये अच्छा माना जाता है पर्यावरण के लिए? नहीं, इको फ्रेंडली नहीं है। जबकि ये क्या है? इको फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं है। एक की स्टोन प्रजाति क्या होता है? वैसे जीव जंतु या प्रजाति बाबू जो कि संख्या में बहुत ही कम है, लेकिन बाबू क्या है कि पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शेर की बात करते हैं,
हाथी की बात करते हैं, है ना, माने मेन जीव की बात करते हैं, ये सब संख्या में भले कम है, लेकिन ये क्या है, कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर शेर, देखिए शेर तो मान लीजिए पूरा शेर भारत में बात कीजिएगा तो मान लीजिए 4,000, कितना, 4,000, समझने के लिए 4,000 हो गया। लेकिन और जीव तो बहुत ज्यादा है। शेर भले 4,000 है, लेकिन इसका पर्यावरण में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसे बोलते हैं की स्टोन। एक होता है इंडिकेटर, इंडिकेटर। तो ये की स्टोन स्पेसिस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डिफिनेशन से पूछा जा चुका है। इंडिकेटर क्या होता है, कोई खास चीज को इंडिकेट करता है। जैसे लाइकेन क्या होता है, इंडिकेट करता है वायु प्रदूषण का, ट्यूबेक्स जल प्रदूषण का। तो ये हो गया आपको इंडिकेटर स्पेसिस हो गया। अब यहाँ पाइए क्वेश्चन में, देसी प्रजाति पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता है, गलत बात है, ये पर्यावरण के अनुकूल होता है। आइए, विदेशी प्रजाति पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता है, बिल्कुल क्या है, सही है। तो यही कहा जाए आपको सही हो जाएगा। आइए बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आइए, यहां बोला गया है कि लिथोफाइट्स वैसे पौधे होते हैं जो चट्टान पे उगते हैं। लिथोफाइट्स वैसे पौधे जो चट्टान पे उगते हैं, सही बात है। लिथोफाइट्स चट्टान पे उगते हैं, सही है। तो सही नहीं छाटना है ना, ये आंसर नहीं होगा। एपीफाइट्स वैसे पौधा होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, अर्थात यह स्वपोषी ऑटोट्रोफ्स होता है, सही है। लेकिन यांत्रिक सहारा के लिए ये किसी और पौधा पर उग जाता है, और ऐसा पौधा आपको अमेजन जंगल में काफी ज्यादा पाया जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जाता है। और एक आर्किड, आर्किड नामक पौधा होता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्या आपको एपीफाइट्स है, तो ये बाबू क्या आपको सही है, एपीफाइट्स प्रकाश संश्लेषण करता है, तो ये स्वपोषी होगा, सही है। ये भी आंसर नहीं होगा। हेलोफाइट्स, रेगिस्तान में हेलो का मतलब होता है नमकीन, तो हेलोफाइट्स नमकीन मिट्टी में क्या होता है, उगता है, हेलोफाइट्स। और रेगिस्तान में होता है जीरोफाइट, क्या होता है, जीरोफाइट। तो मतलब ये वाला क्या हो गया, गलती हो गया। अगला क्वेश्चन पूछते, यही ना, सही नहीं है, तो सही नहीं पकड़ा गया, यही आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइए, हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, सही बात। हमिंग बर्ड क्या है, आपका विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, लेकिन ये उड़ता है। हमिंग बर्ड क्या होता है, उड़ता है। एक होता है कीवी, ये क्या होता है, नहीं उड़ सकने वाला सबसे छोटा पक्षी है। हमिंग बर्ड कीवी में छोटा कौन है, हमिंग बर्ड। लेकिन ये क्या होता है, उड़ सकता है। कीवी क्या है, आपको उड़ नहीं सकता। कीवी कहाँ के है, न्यूजीलैंड का। वहां खिलाड़ी को देखते हैं कीवी बोलते हैं। आइए बाबू, आईयूसीएन द्वारा रेड लिस्ट का प्रकाशन कब से किया जा रहा है। आईयूसीएन एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको बनाया गया था 1948 में। इसका हेडक्वार्टर रखा गया है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। यह क्या है, कई लिस्ट पब्लिश करता है, उसी में क्या है, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। इसमें अलग अलग जीव के बारे में बताया रहता है कि कौन जीव पर ज्यादा खतरा है, कौन जीव पर कम खतरा है, किसको बचाने की ज्यादा आवश्यकता है। कोई दिक्कत नहीं। पहले इतना तक काम चल जाता था, लेकिन हाल के एग्जाम में यूपीएससी में जैसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा था, वैसे दरोगा में पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से बाघ का स्टेटस क्या है, इन डेंजर है, क्रिटिकली इन डेंजर है, क्या है, ठीक ना। जो आपका 10-12 को हो सकता है, अभी जो नया बुक आ रहा है लेटेस्ट अपडेट होकर के, उसमें डाल दिए हैं। इतने इतना याद कर लीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। बाकी है आंसर क्या, 1964। ये रेड डाटा बुक कब से पब्लिश किया जा रहा है, 1964 से। इसमें क्या होता है, संकट ग्रस्त जीव का क्या होता है, सूची होता है। आइए बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। पूछा गया है पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल आज जब बताया गया होगा तो 10-12 को बताया होगा, सौसे के सौसे क्या करना है, याद करना। यहाँ कंजूसाई मत कीजिएगा। आइए, कार्जेना प्रोटोकॉल का संबंध बायो सेफ्टी से है, बिल्कुल क्या है, सही है, जब से सही है। बासेल कन्वेंशन का संबंध खतरनाक अपशिष्ट से है, सही है। एक होता है बासेल नॉर्म, बासेल नॉर्म का संबंध बैकिंग से है। आई क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत पहले। बासेल नॉर्म का संबंध किससे है, बैकिंग से। तो ये वाला बाबू क्या सही है,
ये बासेल कन्वेंशन है, एक बासेल नॉर्म। आइए, एचई टारगेट, एचई टारगेट का संबंध है बायोडाइवर्सिटी से। क्या वो बायोडाइवर्सिटी से, ये बैकिंग से नहीं है। तो यहां पर ही क्या हो गया आपको गलती, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ये मिलान सही नहीं है। योकोहामा सम्मेलन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। योकोहामा सम्मेलन और सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर से है। योकोहामा सम्मेलन 1994 में किया गया है। यही क्वेश्चन आपका दरोगा एग्जाम पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए, तो बाबू इसमें गलत कौन हो गया? एचई टारगेट। अब बाकी जानते हैं, ये सब याद कर रहता है बाबू, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सब याद कर रहते हैं, लेकिन उससे अब काम चलेगा नहीं। आइए, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? आपके एग्जाम के लिए एक भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, एक भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, दोनों संस्था क्या है? महत्वपूर्ण है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, भारतीय जो वन अनुसंधान संस्थान है, उसका मुख्यालय देहरादून में है ना। उसका स्थापना 1906 में किया गया था। उसको पहले इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया आपका 64 वाला में, ठीक ना। अब सुनिएगा, ये जो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की बात करते हैं, इसका स्थापना 1890 में किया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ आपको? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। आइए बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? यहां पर क्या इकोलॉजिकल पिरामिड से पूछा गया है। फूड चेन ऑफ फूड वेब जब हम पढ़ते हैं, कौन जी किसको खा रहा है, तो उसको क्या करते हैं बाबू? क्या ज्यामितीय पैटर्न में सजाते हैं। इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड शब्द का इस्तेमाल जो सबसे पहले किया है कौन? आपको चार्ल्स एटन द्वारा, चार्ल्स एटन द्वारा किया गया है। आप सुनिएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड तीन को होता है। कितना होता है? तीन प्रकार का है। एक होता है एनर्जी पिरामिड, एक होता है नंबर पिरामिड, एक होता है बायोमास। एनर्जी पिरामिड हमेशा होता है सीधा, और नंबर पिरामिड और बायोमास पिरामिड इस सीधा उल्टा दोनों हो सकता है। एनर्जी पिरामिड हमेशा होता है सीधा, और नंबर पिरामिड और बायोमास पिरामिड सीधा उल्टा दोनों होता है। अब यहाँ पर पूरा समझाएंगे तो समय लग जाएगा बहुत ज्यादा, ऑलरेडी उसमें वीडियो में बताया गया है, तो खाली यहाँ पर बताते हैं। नंबर पिरामिड और बायोमास पिरामिड ये भी समान तौर पर सीधा ही होता है, लेकिन पेड़ वाला में गिनिएगा तो उल्टा हो सकता है, और जल वाला में इसको गिनिया ये क्या हो सकता है? उल्टा हो सकता है। तो नंबर पिरामिड क्या होता है? पेड़ इकोसिस्टम के लिए उल्टा हो सकता है। अब बायोमास पिरामिड आपको जलीय इकोसिस्टम के लिए उल्टा हो सकता है। अब बाकी वीडियो जाके देखिए बाबू, आइए। हाँ हाँ सराय जी, ऊर्जा पिरामिड यह हमेशा सीधा होता है बाबू, ये भी क्या है? सही है। वृक्ष पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए संख्या पिरामिड उल्टा हो सकता है, सही है। आइए, जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए बायोमास पिरामिड सीधा होता है नहीं, जलीय के लिए क्या होता है? उल्टा होता है, यही सही आपको नहीं है। अब जो समझ में नहीं आया, हवेली पर बाबू, वीडियो वाला हवेली वो रोज मिलता है एक दिन बीच करके, है ना। आइए आइए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ये क्या है? धातुओं से होने वाले प्रमुख रोग, ये भी टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो आइए, फ्लोराइड के बाबू क्या होता है? से दांत एवं हड्डी क्या होता है? क्षरण होता है, ये क्या आपको सही है। नाइट्रेट्स होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, सही है। और कैडमियम से इटाई टाई, सही है। और मरकरी से होता है मिलीमता, मरकरी या पारा से मिलीमता। ब्लैक फूड डिजीज आर्सेनिक क्या होता है? आर्सेनिक के कमी से होता है। ये वाला क्या आपको गलती दिया गया, तो सही कौन नहीं है? ये पकड़ा गया आपको, ये सही नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 3R 4R बाबू। तो यहाँ 3R का पहले पूछता है कि 3R क्या बोलता है? 3R का मतलब क्या होता है? ऑप्शन में रहेगा तो बनाना होता है, लेकिन यहाँ पूछेगा 3R प्रिंसिपल क्या ऑर्डर क्या होता है? देखिए, ऐसे एग्जाम में समान तो सुन लीजिए, पूछेगा आपके एग्जाम में कि 3R का मतलब क्या होता है, ये पूछेगा, लेकिन खरखाही करके डाल दिया इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक ना। बाकी याद के लिए सबसे पहले क्या है कि देखिए, एक होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। समय के साथ जो नष्ट हो जाता है होता है बायोडिग्रेडेबल, और जो नष्ट नहीं होता होता नॉन बायोडिग्रेडेबल। सुनिएगा, ये जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल,
ये आपके दरोगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है। बार बार टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी क्या किया गया है, पूछा गया है। पूछे कौन बायोडिग्रेडेबल है, कौन आपको नहीं है पूछेगा। प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है नहीं है, समय के साथ नष्ट नहीं होगा। कॉटन कपड़ा समय के साथ नष्ट हो सकता है, लेकिन क्या होता है, लाइनोन कपड़ा नष्ट नहीं हो सकता है। सब्जी छिलका समय के साथ नष्ट हो सकता है नहीं। जो हम लोग वेस्ट निकालते हैं, लैट्रिन करते हैं, इस समय के साथ नष्ट हो जाता है नहीं बाबू। अरे गांव में लेकिन क्या था कि पहले जाता था 5 गो, है ना, लोटा लेके, आज लैट्रिन करके चल आया। आप 5 दिन के बाद जाता था कि अमरुदवा जमा है कि ना जमा है ना। तो समय के साथ क्या होता है, लैट्रिन नष्ट हो जाता है। लेकिन अब प्लास्टिक नष्ट होगा, तो प्लास्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो आइए अब यहाँ पर बोलता है इसका ऑर्डर क्या होता है, देखिए हमको क्या करना है कि प्लास्टिक सबको क्या करना है, कम करना है। क्या करना है, कम करना है। तो रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि जो हमारे पास ऑलरेडी है उसे क्या करेंगे, री यूज करेंगे। आज जो बोतल तो जन बिक देते हैं उसको पकड़ मतलब इकट्ठा करके रिसाइकिल करेंगे। क्या करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। इसका हो जाएगा आपको सी नंबर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। बाकी रटिए भी रटने वाला है। आइए अब क्वेश्चन पूछा गया है, एक कॉमन सेंस से बना सकते हैं। पर्यावरण विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट से सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग का नाम बताइए। सुन लीजिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, सुखाड़ कुछ हो जाए, प्रभावित तो सब कुछ होगा, लेकिन सबसे ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है गरीब पर। क्या वो गरीब पर पड़ता है सबसे ज्यादा विपरीत प्रभाव, ठीक ना। क्या वो, आइए सुनिए। हाँ हम पढ़ा रहे हैं आपको, हाँ मैं पढ़ा रहे हैं। 3 गो लड़का है, समझ में तीनों को आया, समझ में तीनों को। लेकिन आप पूछेगा सबसे ज्यादा समझ में किसको आया। समझ तीनों को आया है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको आया है। तो ये भाई सब का सब बता दे रहे थे, समझ में सबसे ज्यादा आया। तो अब क्या है कि यहाँ पे देखिए, जब इन बाढ़ आएगा, सुखाड़ आएगा, तो मध्यम वर्ग, अमीर पर, गरीब पर, सब पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, नहीं बाबू। फिर क्या वो, आर्थिक रूप से नहीं, सब तरीका से। भोजन गरीब के नहीं मिलता है, अमीर के मिल जाता है। अगर पर्यावरण समझे, एक बताते हैं। मान लेते कि भारत में बाढ़ आ गया, भारत में बाढ़ आ गया, तो अंबानी के बाल बच्चा वो तो हॉलिडे मनाने चल जाएगा कहीं जी, पिकनिक मनाने। लेकिन आप जा पाइएगा, आपका भोजन नहीं मिल पाएगा। देखिए यही क्वेश्चन जानते हैं कैसे को पूछेगा, ये क्वेश्चन आप पूछिए, सुनिएगा पूछता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार गैस कौन है। तो वहां पर 3-4 गैस दिया रहेगा और सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार होता है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ऐसी क्या है कि सब प्रभावित होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है तो सभी नहीं बनेगा। हाँ, सबसे ज्यादा पूछ रहा है, एकड़ों पड़ेगा, एकड़ों पर सब पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा। आई बोली जान के डबल है, गेहूं बनाइए आप, है ना। आंसर हो जाएगा गरीब, क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। आइए, सबसे अधिक बार आने वाली प्राकृतिक रूप से मतलब कौन सा प्राकृतिक आपदा हमेशा आते रहता है। भूकंप बाबू, 2015 के आसपास हमारे यहाँ भूकंप आया था, पता चल रहा है नहीं। मतलब भूकंप हमारे यहाँ क्या आता है, कम आता है। और बाबू सुनामी, ये भी तो ना के बराबर हमारे यहाँ आता, सुनामी हमारे यहाँ भी नहीं करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो आता कौन आता है, बाढ़ आता है ना। हर साल बाबू आता है, आसाम में बाढ़ है। तो मतलब कौन सा प्राकृतिक आपदा सबसे अधिक बार आता है, तो कौन हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए दोस्त, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। पिछला लेसन में बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बता चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब जहां जीव जंतु बहुत सारा पाया जाता है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसा इलाका होता है तो जैव विविधता तो पूरा था, लेकिन मनुष्य के गतिविधि के कारण उसका तेजी से हो रहा है लॉस, है ना। तब विश्व में ऐसा इलाका कितना है, 36 गो। भारत में कितना है, 4 गो। विश्व में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितना है, 36 गो। और भारत में क्या है, 4 गो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, 36 हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन के कारण, यूट्रोफिकेशन के कारणों के रूप में किन कारणों को माना जाता है।
आपके वीडियो में यूट्रोफिकेशन अभी मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है ना? तो कोई बात नहीं, यहाँ कुछ नया भी होना चाहिए। यूट्रोफिकेशन मतलब होता है क्या? देखिएगा, ये क्या आपको तालाब है, तालाब में क्या आपको पानी है, पानी है। अब यहाँ पर क्या है कि आपका खेत है, धान का खेत। अब क्या बरसात का दिन है, अपना धान है, खेत में गए एकदम यूरिया खाद मार के चलाएं। अब पानी जबरदस्त पड़ गया, सौंसे खाद कहाँ चल गया, ई में चला गया। तना कहता का कहें, आज एक खाद छिटका रहे हैं, पानी पड़ गया, सौंसे हमारा खादवा दूसरा खेत में चल गया। तो यहाँ यहाँ चला है बाबू। तो अब क्या हो रहा है कि आप ऐसे चल रहे, नॉर्मल खा पी रहे थे, आपको दूध मिलना शुरू हो गया। अच्छा है खराब? अच्छा बात। लेकिन एकदम ऐसा दूध मिल रहा है कि एकदम मुंह से, मतलब मुंह में दम डाल रहे थे, दूध लगातार जा रहा है, मुंह हटावे का मौका नहीं मिल रहा है। समझे? दूध पीना अच्छा बात है, लेकिन भरे दिन दूध पीजिएगा, बाथरूम जा पड़ेगा बार बार बाबू, नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एडिशनल न्यूट्रिशन, पोषक तत्व क्या है आपको ऐड हो रहा है तालाब वगैरह या वाटर बॉडी में, ठीक ना, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। द सिंपल डिफिनेशन यूट्रोफिकेशन क्या है? पोषक पदार्थ तत्व का तालाब या कोई चीज से जुड़ना यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। थोड़ा सा यूट्रोफिकेशन तो बढ़िया है, लेकिन अब यूट्रोफिकेशन क्या है, ज्यादा अमाउंट में होने लगे, अब क्या होगा? अब ज्यादा दूध पीजिएगा, थोड़ा सा दूध पीजिएगा पॉपो भर रोज, तो गर्दा मचा दीजिएगा। लेकिन 2-2 किलो 5-5 किलो रोज पी रहे हैं, तब अब शरीर शरीर नहीं रहेगा। तो ऐसे समझिए क्या है कि यहाँ पर ज्यादा मतलब यूट्रोफिकेशन हो रहा है, तो ऊपर वाला जीव को क्या होगा, पोषक तत्व मिलेगा पूरा, ये जल्द से क्या करेगा, बढ़ेगा। तो तालाब में देखिएगा कहीं कहीं क्या है कि आपको हरियर हरियर दिखाई देता है पूरा, तो ऊपर जमल, ऊपर जमल। ये हो गया कौची, एलगल बूम। सवाल होता है क्या है, सवाल है, सवाल क्या किया, बूम कर गया, सकला के बूम बूम। तो क्या हो गया, एलगल बूम हो गया। समझे, एलगल बूम हो गया। तो एलगल बूम हो गया, तब दिक्कत क्या है, पानी है साफ, तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है नीचे तक। अब साफ पानी में प्रकाश जाएगा नीचे, और साफ साफ पानी में प्रकाश जब साफ पानी में नीचे तक जाएगा, तो वहां भी जो जीव जंतु रहेगा वो प्रकाश लेकर के प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा हो गया, प्रकाश जा ही नहीं रहा, प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, तो जीव जंतु मरना शुरू करेगा। अब मरना शुरू करेगा, तो मरल जीव को तोड़ेगा कौन, डिकम्पोजर। तो बिना मजदूरी काम करेगा नहीं, उसको मजदूरी चाहिए ऑक्सीजन। और यहाँ ये ऑक्सीजन ले रहा ले रहा ले रहा, क्योंकि देखिए अंदर अब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन वाला काम सब कोई करते रहेगा। रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, दुनिया का प्रत्येक जीव जिसके अंदर जान होता है वो श्वसन करता है। श्वसन का मतलब होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन द्वारा जो भोजन हम खाए हैं उसको क्या करना, तोड़ना, क्या करना, तोड़ना, ग्लूकोज वगैरह को तोड़ना करेगा। और जब रेस्पिरेशन करेगा, सब निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कमते जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जाएगा। तब जीव जंतु क्या होगा, लास्ट में मरना क्या होगा, शुरू, मरेगा, मर के जमा होगा, मरेगा, मर के जमा होगा, मरेगा, मर के जमा होगा। और ऐसे कैसे करते करते पूरा तालाब क्या हो गया, भर गया। और तालाब भर जाना, तालाब में कई सारा जीव जंतु का निवास स्थान होता है। तालाब भर गया इसका मतलब जीव जंतु मर गया। कोई भी जीव जंतु का मरना ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया ये अच्छा है खराब है? तो अब आइए बाबू, यूट्रोफिकेशन का कारण क्या है, आइए। पौधों को पोषक तत्व में वृद्धि, हाँ बाबू, पौधा को पोषक तत्व क्या है आपको ज्यादा मिल रहा है यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया में, आगे चलिएगा, सही है। उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, हाँ, उर्वरक को अधिक उपयोग करेंगे तो ज्यादा मात्रा में मिलेगा, जल्दी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में मिलेगा। ये भी क्या यूट्रोफिकेशन आपको करवाता है। यहाँ हो जाएगा आपको दोनों आंसर, सी और सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, है ना। आइए बाबू, चींटियों के न रहने पर क्या होगा? चींटी देखिए करता क्या है, चींटी होता ना, चींटी, चींटी करता क्या, दीमक को खाता है। चींटी दीमक को खाता है, पहला काम क्या, दीमक को, चींटी क्या करेगा, दीमक को खाता है। अगर चींटी ना रहेगा तो दीमक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, पहला कंडीशन। प्लस चींटी के बारे में कहा जाता है कि चींटी क्या करता है कि ऑक्सीजन मिट्टी में क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, मिट्टी में क्या करता है, ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सब आप नहीं जानते हैं, अब क्या जानते हैं, कोई भी जीव जंतु की संख्या अगर घट रहा है तो ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, ये पर्यावरण क्या है, विनाश की ओर जाएगा। मतलब कोई भी जंतु मरेगा तो ये पर्यावरण विनाश के लिए जाएगा, ठीक ना।
ताजे को लेकर पढ़ा था कि डायनासोर तो खत्म हो गया, तो दुनिया कैसे खत्म हो गया? डायनासोर खत्म हो गया लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुआ। ये तुरंत दुनिया में खत्म नहीं होता है, धीरे धीरे दुनिया क्या होता है आपको खत्म होता है। ये साइकिल जो है वो साइकिल ना जी, साइकिल में क्या है? चेन है। साइकिल के चेन यहाँ से हटा दीजिए, ये साइकिल चलेगा अब? नहीं चलेगा। तो ऐसी कोई जीव को हटा दीजिए, वो साइकिल नहीं चलेगा। प्रत्येक जीव क्या करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है। ये दीमक को खाता है, तो दीमक को खा के इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है। अभी नहीं है तो दिक्कत वाली बात हो जाएगा। तो इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए, चींटियों का न रहने पर पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलता है जीवन का विनाश हो जाएगा, दीमकों में कमी आ जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो आंसर होगा नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आंसर नहीं होगा, प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आते हैं, दीमक में कमी हो जाएगा, ये तो वृद्धि हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब आते हैं, जीवन का विनाश और थोड़ा प्रभाव, है ना? अब देखिए, सबसे अच्छा लग रहा है क्या कि थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्या है, जहां ये क्वेश्चन जिस पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है वहां पे आंसर क्या है कि जीवन का हो जाएगा विनाश, है ना? ऑफिशियल आंसर के यही दे रहा है, तो क्या बनाना है आपको? यही बनाना है। आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सुनिएगा। जैसे हम कोई चीज का आंसर बता देते हैं ना, अगर कंफ्यूजन होगा ना, 5-6 को सेट में अगर क्वेश्चन आता है, जो मैक्सिमम जगह जो आंसर मिलेगा वही क्या करना आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उस समुद्र का नाम बताइए जिसे आमतौर पर समुद्री रेगिस्तान कहा जाता है। देखिए क्या है, यहाँ पिक्चर है, वर्ल्ड कप हो देख लेते हैं, अगर होगा तो बता देते हैं पिक्चर से। हाँ यही आइए, देखिए आइए, देखिए अब क्या है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या अटलांटिक महासागर क्या है? अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर क्या है आपको बीच बीच बट रहा है। अभी क्या है कि यहाँ पर है उत्तरी अटलांटिक, नीचे में है दक्षिणी। तो उत्तरी अटलांटिक में एक सागर है, सारगैसो सागर। ये नाम के सागर है, सागर नहीं है, नहीं होता है। नाम के संतोष है, संतोष नाम कोई चीजें नहीं है। सौंसे सब्जी होकरे चाहिए घर के, तो ऐसे सारगैसो सागर नाम है लेकिन सागर नहीं है। एक क्या समुद्री घास है, समुद्री क्या आपको घास है, ठीक ना? तो यही सारगैसो सागर को बोलते हैं समुद्री रेगिस्तान। क्या बोलते हैं? समुद्री रेगिस्तान कहा जाता है। किसको? इसको कहा जाता है। अब बीपीएससी 67वीं प्री का एग्जाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सारगैसो सागर कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन था अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। उत्तरी में ना, उत्तरी अटलांटिक में, बस हो गया बाबू। तो क्या आंसर हो जाएगा बाबू आपको? सारगैसो सागर। लाल सागर बाबू क्या होता है? भूमध्य सागर। लाल सागर को बाबू क्या है जोड़ता है, क्या बोलते हैं हम? स्वेज नहर। अरब सागर क्या है? भारत के बगल में है। आगे चलिए, अब आइए बाबू यहाँ पर दोस्त, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? विश्व रेड क्रॉस दिवस देश का बच्चा बच्चा जानता होगा, कम पर्सन की तैयारी कर। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, और रेड क्रॉस के बारे में एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बड़ी पूछता है। 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस करके मनाते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो ये क्या आपको गलती है। आतंकवाद विरोधी दिवस से 21 मई को मनाते हैं, सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। और एक क्वेश्चन और भी याद रखना है, पहला बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो ये आंसर 1973। अब सुनिएगा, विकिपीडिया वगैरह पेज में 74 देता है, कई वेबसाइट पर क्या देगा? 74 देगा। लेकिन इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर क्या देता है? 73। तो हमको विकिपीडिया से ज्यादा सच क्या मानना? यही मानना है। एग्जाम्पल के लिए कि कोई सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट है, एक है विकिपीडिया पेज, तो विकिपीडिया पेज में कुछ और देगा और सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट में जो देगा वही को हमको मानना होता है सही। तो यहाँ पर क्या होता है, पहला बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। ये पीसी महालनोबिस के आपने नाम सुना होगा, उन्हीं का क्या आपको जन्म दिवस है। तो मतलब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर गलती कौन हो गया बाबू? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपको? गलती हो गया। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? कोई सही नहीं है हो, जानते हैं, सुनिएगा। बंग बंधु, आई क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बंग बंधु
वो क्या है, शेख मुजीबुर रहमान। जो शेख हसीना उन्हीं के क्या थे, पिताजी। उन्हीं के प्रयास से बांग्लादेश क्या हुआ, आजाद हुआ पाकिस्तान से। तो इस बंग बंधु बोलते हैं क्या, शेख मुजीबुर रहमान के। आई मजरूल कौन है, बिहार के। कहा वो, बिहार के। जब असहयोग आंदोलन बिहार में पढ़ेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। आप सदाकत आश्रम का नाम सुनोगे, दीघा के पास में है। तो उसका क्या थे, स्थापना के थे। हालांकि जमीन इनका नहीं था, खैरू मियाँ का जमीन था। आइए, तोता हिंद बाबू लता मंगेशकर नहीं, तोता हिंद अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, आपका दुर्गा में पूछा गया है। एक है पटियाला, एक है पटियाली। पटियाला पड़ता है पंजाब में, तो वहां जन्म नहीं। कहाँ, पटियाली। पटियाला, पटियाली पड़ता है यूपी में। नहीं समझे, पटियाला आप पटियाली, हरियाली। पटियाली कहाँ, यूपी में। जहां पर इनका क्या हुआ है, अमीर खुसरो का जन्म। लता मंगेशकर बोलते हैं बाबू क्या, स्वर कोकिला। स्वर कोकिला, गाना अच्छा गाती है। अब भारत कोकिला बोलते हैं सरोजनी नायडू को। तो ये वाला भी क्या हो गया, गलती हो गया। अब आइए, निर्मल हृदय बाबू, ये भी क्या हो गया, आपको गलती हो गई बाबू। तो निर्मल हृदय कहते हैं बाबू किनको, मदर टेरेसा को। एनी बेसेंट बोलते हैं माता बसंत। ये भी हो गया गलती बाबू। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं, जैनुल अब्बादीन का। जैनुल अब्बादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। और साथ ही कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। क्योंकि अकबर ने जैसे धर्मनिरपेक्ष नीति लागू किया था, उसी तरह से क्या है कि जैनुल आबादीन ने कश्मीर में क्या किया, मुस्लिम होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष नीति लागू किया। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिस तरह से बाबू अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का शुरुआत किया, उसी तरह से आपको जैनुल आबादीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का कश्मीर में शुरुआत किया। इसमें सब क्या हो गया, गलती। जानते हैं, क्वेश्चन सेट करने वक्त कुछ इन्होंने कर में गड़वा गया, नहीं समझे। वहां कुछ यहाँ हमारा सेट करने में क्या हुआ, गलती। और एक और क्वेश्चन गड़वा गया है, दो क्वेश्चन। क्या हुआ, अच्छा वो दिया हुआ है। आ, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि देखो गड़वा गया ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन गड़वाया है, इसीलिए सोचा। हाँ ना? हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, सभी क्या है, गलत है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई वाला में गड़वा गया है। तो ये बता दिया था सर के ना, बता देते हैं। सुनिए, इसमें क्या, कौन सही है, नहीं नहीं है, कौन सही है। टाइपिंग में क्या हो गया, गड़बड़ा गया है। तो कौन सही है, अब बनाइए, बन जाएगा। शांति पुरुष कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री को। आज चाचा कहते हैं कौन चाचा के, नेहरू चाचा के, जवाहरलाल नेहरू को। सही वाला तो है ही नहीं, तो बाबू आइए, जननायक कर्पूरी ठाकुर को। आइए, क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, उनको दिया गया भारत रत्न। कहाँ जन्म, कहाँ का हुआ है, ये सब बतावल है बाबू, देख लीजिएगा। आप बाकी पढ़ भी लीजिएगा अपने से। जन नायक बाबू कर्पूरी ठाकुर को। और श्री कृष्ण को बोलते हैं बिहार केसरी। आप पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। आइए, लोक नायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण। न से नारायण, न से जयप्रकाश नारायण। न से नायक, न से नारायण। तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये भी गलती हो गया। अब आइए, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, ये क्या आपको सही है। तो ये वाली क्या हो जाए आपको सही। जो डी बनाया सबका सही है। अच्छा चलो यार, आइए। हाँ, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइज थ्रू ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, देखिए ब्यूरोक्रेसी क्या होता है। जैसे सरकार का जो अफसर का जो पदक्रम होता है ना, उसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। इसी को नौकर शाही कहते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया क्या, मजदूर का शोषण हो रहा है, मजदूर के अंदर चेतना आएगा और वो क्या करेगा, एक हो जाएगा, आमिर पर हमला करेगा, आएगा क्रांति, आएगा समाजवादी क्रांति आएगा, और फिर साम्यवाद की स्थापना होगा, जहां सबके पास सब कुछ होगा। लेकिन तो हुआ नहीं। तो हुआ क्यों नहीं, बोला था कि बीच में क्या आ गया, ब्यूरोक्रेसी आ गया। जैसे हम कंपनी के मालिक हैं, और कंपनी में क्या है कि 10 को इंजीनियर है, और वो के 3-3 लाख पेमेंट मिल रहा है ना।
वो चाहेगा कभी क्या है कि कंपनी में क्या हो, वो देखा जाए तो मजदूर ना है जी। वो कभी चाहेगा कि कंपनी में आंदोलन हो? गरीब तो भले चाहेगा, लेकिन कभी चाहेगा? नहीं चाहेगा। ब्यूरोक्रेसी के तहत क्या देखिए, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर क्या होता है, नियम होता है, प्रक्रिया होता है, बिल्कुल क्या होता है, पहले से फाइन होता है। इसमें क्या होता है, पद क्रम होता है, एकर बाद कौन, एकर बाद कौन, एकर बाद इंस्पेक्टर तो सब इंस्पेक्टर होता ना, माने कांस्टेबल तो हेड कांस्टेबल तो ऐसे, ये क्या है, पद क्रम होता है। इसके थ्रू क्या होता है, आपको बोल सकते हैं कि फॉर्मल तरह क्या होता है, आपको मतलब किस तरह कंट्रोल, फॉर्मल मतलब क्या कि पहले ही से सबकी आपको जानकारी है कि इसके पास क्या पावर है, क्या पावर है नहीं है। तो इसके थ्रू क्या होता है, फॉर्मल टाइप पे क्या होता है, कंट्रोल स्थापित किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी के तहत क्या होता है, नौकरशाही के थ्रू फॉर्मल तरह के कंट्रोल स्थापित किया जाता है। ठीक है, अब सुनिए बाबू, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उस सुनिए, पूछा गया है यूपीएससी 2020 के प्री में। देखिए, बार बार यूपीएससी बोल रहे हैं तो कितना लेकर नहीं चलता है जानते हैं? जहानाबाद पढ़ाते थे ना, तो क्या हुआ कि नए नए बैच शुरू हुआ था, आज 4 दिन बोल दिया यूपीएससी यूपीएससी, 5-6 लेकिन भाग गया। क्या है भाई, लेकिन ना जब वो हो वहाँ यूपीएससी के पढ़ाई हो। देखिए क्या होता है, जो वन लाइनर या छोटा क्वेश्चन बहुत पहले बड़ा एग्जाम में पूछ लेता है, वही क्वेश्चन कुछ समय के बाद छोटा एग्जाम में पूछता है। तो वहां पूछा गया था कि ब्यूरोक्रेसी का फंक्शन क्या है। ब्यूरोक्रेसी का कई सारा फंक्शन है, नौकरशाही का कई सारा फंक्शन है, लेकिन सबसे मेन फंक्शन क्या है कि सरकार एक निर्णय लिया, पॉलिसी बनाया, पॉलिसी को जनता के लिए लागू कौन करेगा, ब्यूरोक्रेसी करेगा। सरकार, ब्यूरोक्रेसी का मेन फंक्शन क्या होता है, सरकार के पॉलिसी को जनता के लिए लागू करना। ऑप्शन में था कि देश हित की रक्षा करना, देश की रक्षा करना सब हो सकता है, लेकिन मेन फंक्शन क्या है, जैसे हम अलग अलग काम कर सकते हैं, लेकिन हम जीके का टीचर हैं तो हमारा मेन काम क्या है, जीके पढ़ाना। बाकी हो सकता है कोई गरीब की हम मदद होने कर रहे हैं, भाई कुछ और कर रहे हैं, तो वो अलग काम हो गया, लेकिन हमारा मेन फंक्शन क्या ये वाला है। तो इसी क्या बोले कि यहाँ पर क्या है, ब्यूरोक्रेसी का मेन काम क्या होता है, सरकार की पॉलिसी के लिए जनता के लिए लागू करना। ये पॉइंट को ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे चलिए, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से धर्म धीरे धीरे अपना सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना प्रभाव खोदता है। मतलब कि धर्म क्या है, अब उतना ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपके जीवन में निभाता नहीं है, तो ऐसे चीज को बोलते हैं धर्म निरपेक्षता। क्या बोलते हैं, धर्म, मतलब धर्म आपका पर्सनल मामला हो गया, धर्म ज्यादा क्या है आपके सामाजिक जीवन में और जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्षता। क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्षता बोलते हैं। मतलब धर्म का आपके जीवन में योगदान घट गया तो क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्षता बोलते हैं, है ना। आइए, ये क्वेश्चन बाबू पहले के टेस्ट में सेट किया जा चुका है। पिछला बार अंग्रेजी में सेट किए थे, इस बार हिंदी में सेट किए, बस अंतर यही है ना। आइए, आप हमेशा सुनते होंगे साइबर क्राइम, क्या वो साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या है, कंप्यूटर संबंधित होगा। तो साइबर क्राइम में होता क्या है, जो ये क्राइम कर रहा होगा वो क्या है, इसका एक्सपर्ट होगा। आज जो इसका मतलब जो आपके ऊपर एक क्राइम हुआ, तो आप क्या है, या तो जानकारी हो सकता है आपको उसके बारे में, या तो जानकारी आपको नहीं हो सकता है। कंप्यूटर बाबू सब कुछ चलाता है, फोन न करता है कि हेलो आपके अकाउंट में क्या 5 लाख रुपया ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन ये बात केवल कहिएगा नहीं, खाली 10,000 रुपया आपको शुल्क जमा करना है। तो शुरू में लोग ऐसा किया है, अब तो गांव में ये बात फैल गया, लेकिन शुरू में लोग बहुत ही पड़ा है फिर में। इसका मतलब क्या हो गया, व्यक्ति के पास प्रॉपर जानकारी आपको नहीं था, ये जानकारी था भी तो इग्नोरेंस उसके पास था। जैसे हम बता रहे, देखिए ये मत सोचिएगा कि इसमें बेवकूफ आदमी खाली पढ़ता है फिर में। हम बता रहे हैं कि अभी होली के समय बता रहे हैं कि हमारा माने बोल सकते हैं सबसे कंप्यूटर का जानकार आदमी पड़ गया फिर में, है ना, और उनका पैसा क्या हो गया, उड़ गया। कोई भी पढ़ सकता है, धोखा किसी के साथ हो सकता है, इसका मतलब ये है, आप थोड़ा सा इग्नोरेंस दिखाएं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस यही बात है। कहिए बाबू, साइबर क्राइम में क्या होता है, अपराधी का कंप्यूटर कौशल बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है। पीड़ित व्यक्ति का कंप्यूटर के बारे में जानकारी क्या होगा, कम होगा, या जानकारी होगा भी तो उसके पास क्या होगा, इग्नोरेंस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप सबको जानते हैं, जैसे यूट्यूब बहुत सारा लोग यूज करते होंगे, चलाते उलाते होंगे, काइंड मास्टर से लेकर एडिट करता है, काइंड मास्टर से। अब काइंड मास्टर जानते हैं, जब प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा तो साल के 3-4 हज़ार रुपया लगता है, जो भी लगता होगा पैसा लगता है। तो आप लोग क्या करते हैं, फ्री में नहीं मिल रहा है, फ्री में डाउनलोड करके यूज कीजिए। आप फ्री में जब आपको दे रहा है तो आपका पूरा मोबाइल के एक्सेस लिए हुए है,
जो आपको यूज करवा रहा है, उस सौंसे देख रहा है कि भाई कितना मोबाइल में बैलेंस है, कितना कहा है, कहा है, एक दिन पूरा अकाउंट का किया, साफ कर लिया। समझ में गए ना? तो ये होता है बाबू। आइए, तो मतलब जानते हुए भी हम कई बार गलती कर लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना? भारत में हरित क्रांति का निम्नलिखित में से नकारात्मक प्रभाव। हरित क्रांति क्या है? हमारे यहाँ जब देश आजाद हुआ था तो खाने के लिए अन्न नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ बोला गया कि खाने का अन्न तो व्यवस्था करना जरूरी है। तो अमेरिका में एक व्यक्ति थे नॉर्मल बोरलॉग, वो कहा कि नया किस्म का बीज का प्रयोग किए थे। छोटा छोटा बीज होता था, फल एकदम भर के लद रहता था, है ना? प्रॉपर सिंचाई की व्यवस्था किए, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग किए। इस कारण से क्या हुआ, उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। वही चीज को भारत में लागू किया गया। अब बोलिए, इस सब को लागू करना है, नया बीज खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है, बोरिंग करवाना है, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इनपुट कॉस्ट जो हम पैसा लगा रहे हैं उत्पादन करने के लिए, इसको बोलते हैं इनपुट कॉस्ट। ये बढ़ा है घटा? ये क्या हो गया कॉस्ट बाबू? बढ़ा। इनपुट कॉस्ट क्या हो गया? बढ़ गया। अब क्या सिंचाई क्या समझिएगा, गांव में कैसे सिंचाई होता है? खेत में जड़ के पास पानी देना चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं, उपलाय के पटे दी है। अब फ्री में मिलता है, सब्सिडी पर कुछ बाबू बिजली मिलता है। क्या किया कि इन्हें चला दिया उन्होंने, लेकिन क्रिकेट के लिए चल गया। अब पानी चल रहा चल रहा चल रहा, तो नीचे से पानी ज्यादा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो पानी का लेवल कमेगा कि नहीं कमेगा? पानी का लेवल क्या होगा? कमेगा। तो यहाँ पर आइए बाबू, भू जल स्तर में कमी होगा कि नहीं होगा? कमी होगा। मिट्टी की गुणवत्ता में कमी होगा, कैसे? ज्यादा मात्रा में अगर पानी से खेत को पटाते हैं तो पानी में होता है नमक, नमक 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 नमक। पानी नीचे चल जाएगा और कुछ पानी ऊपर वेपर बन के, बाकी नमक क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। पानी में नमक हो गया तो सॉरी, मिट्टी में नमक आ गया, अच्छा नहीं है। प्लस क्या, हरित क्रांति के कारण जमीन में कीटनाशक का पूरा प्रयोग किए हैं, पूरा उर्वरक का प्रयोग करें। गांव में देखते हैं हमारे यूरिया, हमारे उर्वरक का प्रयोग क्या होता है? एनपीके का प्रयोग 4:2:1 के अनुपात में होना चाहिए। नाइट्रोजन अगर 2 किलो तो 4 किलो, तो 2 किलो पोटेशियम है, 1 किलो का वो आपको नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम हो गया, ई अनुपात में होना चाहिए। लेकिन सबसे सस्ता पड़ता है यूरिया, उजरका खदबा। और गांव में क्या बोलता है कि ले चलो 4 बड़ा तनी खाद, आज 4 बड़ा खाद दे के चला यार। नहीं समझे? आपको वो बैलेंस डाइट मिलना चाहिए। आप खाली एक ही चीज खा रहे हैं, एक ही चीज खा रहे हैं, तो शरीर खराब ना हो जाएगा। ऐसी मिट्टी खराब होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ज्यादा मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करने से मिट्टी क्या हो गया? आपको खराब हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आ जाएगा। सही बात है। इनपुट लागत में वृद्धि होगा कि नहीं होगा? होगा। ट्रैक्टर वगैरह, बीज वगैरह, सिंचाई करना है, क्या होगा? वृद्धि होगा। तो सब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए, अब आगे आइए बाबू। ये क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ एंजाइटी। एक साइनोनिम होता है, साइनोनिम एक होता है एंटोनिम। समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। इसका मतलब होता है विपरीत शब्द बाबू। एंजाइटी मतलब होता है कि ना, बोलता है कि एग्जाम के पहले हमको एंजाइटी आ गया, मतलब अस्थिर से नहीं है, मियाज एकदम खराब लग रहा है ना? तो मतलब क्या हो गया इसका उल्टा? ये क्या है, मियाज खराब है, आप शांत नहीं है, तो शांत रहिएगा, तो इसका उल्टा हो गया। आइए, डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट तो लग रहा है कि वही बात हो गया। इरिटेशन, ये भी वही हो गया। देखिए, स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब वही हो गया। यहाँ पर बात रिलीफ, अब जाके रिलीफ मिल रहा है। एग्जाम हो गया, अब रिलीफ मिल रहा है। देखा जाए तो इसका उल्टा कौन हो जाएगा? ये आप सुनिएगा, एंटोनिम और जो साइनोनिम होता है, ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपके पास प्रॉपर वर्ड पावर है। लेकिन सुनिएगा, कई बार होता है ना कि अंग्रेजी देख करके बच्चा इसको देखने नहीं करता, आगे बढ़ जाता है। लेकिन सुनिएगा, इसको अंग्रेजी वाला क्वेश्चन जब आ जाएगा तो लास्ट में क्या इसको देखने के लिए रखिएगा, कई क्वेश्चन कॉमन सेंस से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। इसके लिए अंग्रेजी का ज्ञान होने की ज्यादा आवश्यकता आपको नहीं था। अब बाकी सुनिए, अंग्रेजी के पीछे हाथ धो के नहीं पढ़ना, लेकिन जितना हम करवाते चलते हैं ना, वो कम से कम करते उठते चलिएगा। नंदनी जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द क्या है? पिछला टेस्ट में क्या है, लड़की में नंदनी नामक लड़की टॉप की थी। कौन नंदनी है? चली गई, तो इसलिए नंदनी डाल दिए, नाम वही याद किया तो डाल दिया। नंदनी जब घर पहुंची तो दिवस, दिन खत्म हो चुका था। और दिन का उल्टा क्या होगा? रात होगा।
अरे दिन का उल्टा रात होगा, तो इसका उल्टा कौन नहीं है? तो बाकी सब रातें के बारे में दिले होगा, एगो रात के बारे में नहीं दिले होगा। सही है बाबू। निशा मतलब क्या होता है? रात होता है। रात्रि मतलब भी रात होता है। और रजनी मतलब भी रात होता है। अवनी मतलब रात नहीं होता है। अवनी मतलब रात नहीं होता। अवनी मतलब शायद धरती होता है। और इसका उल्टा क्या होता है? आकाश होता है। सही ना? बाकी घर जाके वेरीफाई कीजिएगा थोड़ा सा। ये हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? अवनी। जस्ट आ रहा बाबू, हवाई नहीं, तुरंत मार्केट में आ जाएगा। हाँ हाँ, एकदम लास्ट स्टेज में पहुंचा हुआ है। 25 तक तो लग रहा है एकदम कंफर्म। क्या वो यहीं से बेचेंगे? बेचू के तो आदमी चाहिए वो रख ला हो। हम किताब जानते हैं जो लिखे हैं, ये पैसा कमाने के लिए नहीं लिखे हैं। समझ में? ये हम किताब लिखे हैं खाली हेल्प करने के लिए। आप जानते हैं, हम वो गलत सुन बता रहे हैं, एक सच्चाई बताते हैं। किताब जानते हैं छपवाने में बड़ी लगता है मेहनत। सुनिएगा, मेहनत क्या लगता है? तनिका बार वेरीफाई करे पड़ता है जी। पिछले बार वेरीफाई करके दे दिए, और जो टाइपराइटर है वो बोल दिया कि सर वेरीफाई हो गया, है ना? और वो कहा कि वेरीफाई करवे नहीं, मतलब जो सही करके मिला वो टाइप करवे नहीं किया, हर्षद दीर्घ नहीं हुआ था, करवे नहीं किया। आज जब दोबारा यहाँ गलती पकड़ाने लगा, तो उसको जब बोला गया कि मेल गलत और तो हो इतना लिखाता टाइपे में गलत, यहाँ तो सब मिलता सही, नहीं कुछ गलती कर ही देता है। तो वो हमको फाइल नहीं दिया, बोला सर फाइल गड़वा गया। फाइल गड़वाने का मतलब ये हो गया वो फाइल पर काम करवे नहीं किए होंगे। ठीक ना? तो इस बारे क्या है, गहन तरीका से किया गया है। बाकी देखिए, अब तो आप पढ़िएगा तभी है ना। तो जानते हैं हमको क्या समझ में आया? समझ में आया कि बुक छपवाना नहीं चाहिए था। रीजन बताते हैं। कुछ भी अपडेट करना होता है ना, अगर हमारे पास फाइल जो हम ही टाइप जानते हैं, तो अपने से मेन किताब पहला जो गया है फोटोकॉपी, सब हम टाइप करके दिए, खुद का टाइप है। सुनिएगा, उसमें अपडेट करना बड़ा आसान होता है। तब अब कुछ चेंज होगा या कुछ हमको लेकर नया क्वेश्चन पूछ सकते, तुरंत अपडेट करके बाबू क्या कर सकते हैं, पीडीएफ हम लोग को दे सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि वहां बुक बाबू दे दिया जिनको, वो बेचारा पूंजी लगाता है, पैसा लग रहा है, हम लोग को पैसा लगता है। जाहिर सी बात है कि बाबू हम आपको वो पीडीएफ नहीं दे सकते हैं। ये समझे? इस चलते क्या होता है, आपको दिक्कत होता है। अब क्या हुआ कि पिछले बार जब बच्चा पीडीएफ लिया है, और वो सनकन क्या है जो जानता है अगल बगल, वो पीडीएफ के फिर रहता है तो उससे अलग अलग करके हमको दीजिए। और नहीं मिलता है तो यही किताबा के फाड़ फाड़ के फिर अलग अलग कर देता है। है ना? तो इस बार गलती नहीं होगा, प्रयास तो है, गलती नहीं। 25 के आसपास आपको आ जाएगा, है ना? और प्लस क्या है कि अपडेट करने का प्रयास किया गया अच्छा खासा, है ना? आइए। विच ऑफ विच सिटी ऑफ नेपाल रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज हेल्दी सिटी बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कौन सा शहर को हेल्दी सिटी डिक्लेयर किया गया हाल फिलहाल में बाबू? ये कौन है? धूली खेल। कौन है वो? धूली खेल। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं रटी है, क्या है? धूली खेल है। अब बाकी पढ़ना क्या है जो, देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, एक होता है करेंट पार्ट, क्या होता है स्टैटिक पार्ट। ये हो गया करेंट पार्ट, लेकिन ये हो गया स्टैटिक पार्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या क्या है, स्टैटिक पार्ट है, इसको पढ़ना है। आगे चलिए। हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण, ये भारत और किस देश के बीच है? और वरुण क्या, भारत और फ्रांस के बीच। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रमुख देशों के साथ भारत का जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, वो क्या करना है, पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू, क्या होगा इसके साथ ही क्या हुआ, सेवा समाप्त हुआ। अब बाकी क्या आपको होमवर्क आपका ई वाला रहा। सुनिएगा, जितेंद्र जी रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। जित लेकिन के सब क्रिएट करना है। सारा बच्चा एप्लीकेशन पेड हो गए हैं। तो देखिए जितना, अब देखिए हर एक दिन फ्री में नहीं दे सकते, क्योंकि होता क्या है, जो बच्चा पैसा देके तो मैंने खर्च कर देता है उसको खराब लगता है कि हमारे से पैसा लिए हैं, ऐसा फ्री में देते हैं, नहीं समझे? तो सबको एड हो गए हैं पूरा लेकिन। हाँ, तो एड हो, हैं? कूपन को बता दिए, सब एड हो गया ना? जो नहीं एड हुआ है सुन लीजिए, जो नहीं एड हुए ये एक बाद खत्म हो जाएगा कूपन कोड, यही कर लीजिएगा, बाहर ही निकलिए खत्म हो जाएगा। टेस्ट 90, टेस्ट 90 क्या कीजिए, कूपन कोड डालिएगा, हो जाएगा। घर पर जाके कर लीजिएगा। क्या वो तो तक कैपिटल डाल दीजिएगा, है ना? तो ये डाल लीजिएगा, डाल के ले लीजिएगा। देखिए उसमें कैसे आपको रहता है, डे 1 डे 2
डे 3 ताकि इन्होंने डे 1 पूरा देख लीजिए, डे 2 आप देख लिए, डे 3 आज क्या होगा डे 4 होगा। अब फिर परसों या फिर क्या होगा आपको टेस्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद।